बहुत आपको क्या अपने कलीग के लड़के हैं इसलिए आपको आशीर्वाद ही देता हूँ और बहुत सुंदर व्याख्यान की उम्मीद लगा के हम लोग फिर से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी। श्रीधर जी आ गए हैं और अमेरिका से अमृता भी जुड़ गई हैं। हाँ, नमस्कार तो बड़ा सबको। अच्छा। हाँ, सभी सबों को प्रणाम। सबों को सादर प्रणाम। हाँ, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, बहुत प्रणाम। और यह विषय तो कंप्यूटर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। जैसा सर ने कहा, इसके तो आप जब बताइएगा मैं शुरू कर दूंगा। हाँ जी, विक्रांत जी शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। पहला जो मुझे डाउट रिमूव करना है, शुड आई कंटिन्यू इन इंग्लिश कि मैं हिंदी में बात करूं? मैं दोनों ही भाषाओं में हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक मिक्स है, बात है कि अब कुछ लोग हैं जिनको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती। परफेक्ट। नहीं, पर्पस ये रहना चाहिए कि इस सेशन से कुछ सभी को सीखने को मिले। सब लोगों को हाँ, तो फिर मैं हिंदी और बीच बीच में जो इंग्लिश, ये जो विषय है इसको अंग्रेजी में मेरा ख्याल है कि ज्यादा हाँ मतलब मैं जो वर्ड्स इसके इंग्लिश वाले हैं उसको इंग्लिश में यूज करूंगा। आप स्वतंत्र हैं अपनी भाषा जिस जो भी कन्वीनियंट हो। श्योर। तो फिर मैं प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी रखता हूँ और बीच बीच में जो शब्द होंगे इंग्लिश के उसको मैं, जिसको इसका हिंदी शब्दार्थ नहीं है उसको फिर मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। सीधा एआई के टॉपिक पे नहीं जा करके हम लोग थोड़ा सा घूम करके एआई के टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि एआई अभी बूम कर गया है एकदम, और अभी एकदम ऐसा कैच वर्ड हो गया है, सब लोग एआई एआई बहुत यूज कर रहे हैं। बट इसके जेनेसिस को समझना जरूरी है, इसकी शुरुआत को समझना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है समझना कंप्यूटर की हिस्ट्री को, और कंप्यूटर से भी ज़्यादा ज़रूरी है समझना कंप्यूटिंग, क्यों हम लोग कोई चीज़ को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट क्यों करते हैं, उसको समझने को। और ये सब आपस में जुड़ा रहा है। दिक्कत जो हुई है, जो मैंने रियलाइज़ किया आप लोग के जो एज जो ग्रुप है उनके साथ, या रादर मेरे भी एज ग्रुप से जो 10 साल के बस सीनियर रहे होंगे उनके साथ भी, कि हम लोग उस फेज में आए टाइम के जब कंप्यूटर इतना प्रेवलेंट नहीं था इंडिया में, ठीक है। और वेस्ट में भी शायद उतना ना रहा हो, लेकिन वेस्ट में तो फिर भी यूज होता था। लेकिन अगर आप अभी से 70 साल 80 साल पहले की बात करिए तो कंप्यूटर्स कहीं पे भी प्रेवलेंट नहीं था, सारा काम पेन पेपर से होता था। तो जो ये वाली जो जनरेशन है जिसमें आप लोग हो, और रादर मेरे से भी जो थोड़े सीनियर लोग थे, उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं मिली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम, तो स्कूल्स में कॉलेजेस में। तब मुझे याद है मैकेनिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा चलते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल खूब चला करता था। ऑफ लेट ये कंप्यूटर साइंस का बूम आया, इसके पीछे भी रीज़न है, पहले इसको समझते उसके बाद फिर आगे बढ़ते। तो कंप्यूटर साइंस का क्या रहा है ना, कंप्यूटर साइंस जो है कंप्यूटेशन से वर्ड आता है कंप्यूटर्स, राइट। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटर जिस मशीन पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, या लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, वो डिवाइस बस और बस एक काम करती है, बस एक काम, उसके अलावा और कोई काम नहीं करती, कैलकुलेशंस बस। वीडियो भी जो आप देख रहे हैं, मैं समझाऊंगा कैसे, वीडियो भी जो आप देखते हैं, वॉइस भी जो आप सुनते हैं, ये सब कैलकुलेट ही होती है मशीन के अंदर, उसके प्रोसेसर के अंदर। अभी हम लोग इसके थोड़ी डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। तो कंप्यूटिंग की हिस्ट्री ऑलमोस्ट ह्यूमन की हिस्ट्री से जुड़ी रही है। जैसे कंप्यूटिंग का मतलब गिनती करना, गिनती के वेरियस फॉर्म्स। तो जब से मैनकाइंड रहा है तब से हम लोग ने कोई ना कोई मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ढूंढ के निकाला, उसको यूज किया है।
हमारा हिंदू कैलकुलेशन और मेथड्स था, अरेबिक मेथड था, यूरोपियन मेथड्स अलग था। इसका पर्पस खाली रिकॉर्ड कीपिंग था। जैसे मेरे पास 2 हाथी है, 1 घोड़ा है, 1 गाय है, तो हम लोग उसको अपने-अपने नंबर्स में डिनोट करके रखते थे। ठीक है? यहाँ से कैलकुलेशन एक इंटीग्रल पार्ट रहा है हमारी पूरी लाइफ का। मतलब आप कुछ भी काम देखिए, आपका चाहे हिसाब लगाना हो, चाहे बैंक का कुछ जोड़ना हो, आप उसको कैलकुलेट ही करते हैं। हर चीज़ आप कैलकुलेट ही करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट आता है कैलकुलेशन का। एक पॉइंट आता है ह्यूमन की लिमिट ऑफ कैलकुलेशन। इंसान की एक लिमिट है कोई चीज़ को कैलकुलेट करने की। मैं अगर अभी आपसे कोई भी रैंडम नंबर, 2 बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूछ लूँ, तो आपको आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक लिमिट है। मैं आपसे 2 इंटू 2 बोलूँ, 4 इंटू 8 बोलूँ, तो आप बता दोगे आसानी से, क्योंकि हमारा दिमाग उसको जल्दी कंप्यूट कर देता है और बता देता है। मैं आपसे 2 प्लस 2 बोलूँ, आप बता दोगे 4 होता है। ठीक है, मैं आपसे 9 प्लस 5 बोलूँ, आप बता दोगे 14 होता है, क्योंकि ये हमारी ब्रेन की कैपेसिटी तक के अंदर की चीज़ है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब हमारी कैपेसिटी एक्सटेंड हो जाता है, हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाता है और हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं खींच पाती। यहाँ पे हमें कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहले आप लोग देखते होंगे बैंक में टेलर हुआ करते थे, बैंक में अकाउंटेंट हुआ करते थे, जो कॉपी लेके बैठते थे और वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते थे। साल के महीने के आखिर में हर हर अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हुआ करता था। हर जगह लेटर हाउस में जो हम लोग का पोस्टल सर्विस है, वहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते थे कितने लेटर आए, कितने लेटर गए, ये सब का। तो ये सब बेसिकली अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैलकुलेशंस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नंबर्स ही है जो हमें, हर नंबर का एक अलग इम्पोर्टेंस है। वो नंबर कहाँ यूज़फुल है हम लोग बस वही कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाएँगे तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखता है कि उसके कितने पेशेंट आए, किस पेशेंट को कौन सी बीमारी थी। वो नंबर्स को ऐसे यूज़ करता है। आप किसी प्रोफ़ेसर के पास जाएँगे तो वो ग्रेडिंग जो करता है शीट की, आंसर शीट्स की जो ग्रेडिंग करता है, वहाँ पे नंबर का अलग तरीके से रिकॉर्ड रखता है। तो मैनकाइंड और नंबर, जो इंसान का जो ओरिजिन है, और नंबर्स हमेशा से एसोसिएटेड रहे। अब मैंने एक बात कही कि हमारी एक लिमिट थी कैलकुलेट करने की। जब वो लिमिट रीच होने लगी, जब हम लोग बहुत बड़े नंबरों से डील करने लगे, तो हम लोग ने मैथमेटिकल मेथड्स निकालना शुरू किया। जैसे लोगैरिथम उसका एक पार्ट था। आप लोग ने सबने लोगैरिथम पढ़ा होगा स्कूल में, कॉलेज में। उसका एक ही पर्पस था, जो लोग मैथमेटिक्स से है, उसका एक ही पर्पस था कि थोड़ा मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मुश्किल होता है। तो लॉग टेबल्स क्या करती थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड के काम को आसान कर देती थी। लॉग बुक्स चला करती थी पहले। ठीक है, उसी तरीके से और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग साइन कॉस टैन टेबल्स निकाली थी हम लोग ने, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स थी, हमने बना के रख लिया। बेसिकली वो बहुत प्राइमरी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ही था अगर आप देखें तो। बस वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, वो एक हमारे पास टेबल हुआ करती थी जो हमें बताती थी कि अगर एंगल इतना है तो उसका हाइपोटेन्यूज इतना होगा, उसका परपेंडिकुलर इतना होगा, इस रेशियो में होगा। ठीक, ऐसे कर करके हम लोग कंप्यूटेशन को आसान करने का हमेशा तरीका ढूंढते रहते हैं। ठीक है, आप तो सबके पास कैलकुलेटर आ गए, लेकिन कभी भी कोई भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे सेल्स सेल्स की बात होगा कि कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। एंड में सब कुछ नंबर्स ही होता है। एवरीथिंग दैट मैटर्स इज अ नंबर। इसके पीछे रीजन ये है कि नंबर ही से कोई चीज को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे पूछिए कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो मैं एक नंबर में ही जवाब दूंगा जो आपको समझ में आएगा। मैं बोल दूं बहुत लंबा हूँ या बहुत छोटा हूँ, इस बात का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका रीजन, इसका लॉजिकल बेसिस क्या आता है कि हम लोग, इंसान के अंदर एक एक इनहेरेंट क्वालिटी रही है चीजों को क्वांटिफाई करने की, कि पैसा है तो कितना है। मैं बोलूँ बहुत पैसा है, उसका कोई सेंस नहीं। मैं बोलूँ $1 मिलियन है, तो अब आप क्वांटिफाई कर सकते हो। अच्छा, $1 मिलियन इतना होता है, रुपीज में उसको कन्वर्ट करेंगे तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डॉलर वैल्यू होगी, तो आपको इंडियन रुपीज में उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अब यहाँ तक तो ठीक था, हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे, कैलकुलेशंस को स्टोर करके भी रख रहे थे कॉपी में, बुक में, रजिस्टर में। और हम लोग ने टेबल्स भी बना ली थी, लॉग टेबल्स बना ली थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स बना ली थी, जिससे हम लोग बिल्डिंग और ब्रिज बना लेते थे कि अगर परपेंडिकुलर इतना दिया तो हाइपोटेन्यूज इतना दे देंगे तो ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी। वहां तक ठीक था। कंप्यूटर्स कहाँ पे आते हैं गेम में? असल में हम लोगों ने, और हम लोग को अभी लग रहा है कि कंप्यूटर सडनली बूम में आए हैं, बट ऐसा नहीं था। कंप्यूटर की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें 500 साढ़े 500 सालों से काम चल रहा था।
सन 1700 से लोग कंप्यूटर बनाने का प्रयास कर रहे थे। दिक्कत ये थी, कॉमन मैन जो था, जो आम आदमी था, वो उसको इस एफर्ट के बारे में आइडिया नहीं रहता था, अभी भी नहीं रहता है कि अभी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में क्या हो रहा है। कॉमन मैन को उसके बारे में एकदम भी आइडिया नहीं रहता है। तो 500 साढ़े 500 साल पहले बहुत छोटे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इस पे काम करते थे। जब मैं छोटा कह रहा हूँ तो मतलब 10-12 लोग भी नहीं, 2-3 लोग काम करते थे। उनका पर्पस बस कंप्यूटर बनाना नहीं था, उनके दिमाग में आइडिया नहीं था कि हमें कंप्यूटर बनाना है। उनके दिमाग में एक ही आइडिया था कि हमें कैलकुलेशंस को आसान करना है, कि हम लोग खूब सारे कैलकुलेशंस जल्दी कर सकें। 5000, 6000, 10,000, 1,00,000 कैलकुलेशंस एक सेकंड में हो जाए, ऐसी कोई मशीन बना दो कि 1,00,000 कैलकुलेशंस एक सेकंड में कर दे, या इतने इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर ले। अगर 50 इक्वेशंस है तो 50 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर ले। ये आइडिया ले करके 550 साल पहले लोग इनिशिएट किए थे कि हम लोग कोई ऐसी मशीन बनाएंगे, राइट। वो मेच्योर होती गई और कंप्यूटर का शेप लिया। अब वो कैसे शेप लिया है मैं ब्रीफ टाइमलाइन में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने मैकेनिकल कंप्यूटर्स बनाए, जैसे टाइपराइटर होते थे वैसी मैकेनिकल मशीन होती थी, एकदम सेम, बिना बिजली की चलती थी। उसमें हम लोग कोई भी बटन दबाते थे, तो एक बटन दब के एक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेता था, और डिवाइड का बटन दबाएंगे तो उसके साथ वो वैल्यू को डिवाइड कर देता था और आउटपुट शो कर देता था। आउटपुट पेपर पे ही शो करता था या कोई कार्ड से में प्रिंट करके शो कर देता था। अब ये मशीन जो थी बहुत इफेक्टिव नहीं थी कि हर बार आपको रील बदलनी होती थी उसकी। और अगर आपने 3 डिजिट के लिए बनाया है और आपको 4 डिजिट का कैलकुलेशन करना है तो आपको मशीन ही पूरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हम लोग, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं बना सकते थे। तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री रही है वो आसपास के सराउंडिंग के डेवलपमेंट से बहुत जुड़ी रही। जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो हम लोग ने इलेक्ट्रिकल मशीन्स बनाई। हम लोग ने सोचा क्या इलेक्ट्रिकल मशीन को कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो रिजल्ट आया कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने देखा कि अगर करंट पास होगा तो हम लोग उसको उसको यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। कैसे? हम लोग ने कार्ड पंचिंग मशीन बनाई जो भी हाल तक चलती थी। उसमें पेपर में थोड़े थोड़े छेद होते थे, जहां पे पेपर का छेद और सर्किट छेद है और सर्किट कंप्लीट हो गया, वहां पे वो एक नंबर रिकॉर्ड कर लेता था। जैसे मान लीजिए मुझे एक सिंपल मशीन बनानी है जो आप लोग की अटेंडेंस मार्क करे, और मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास एक कार्ड कागज का टुकड़ा है, उसमें मैंने प्रेजेंट और एब्सेंट 2 छेद कर दिए। और मैंने एक मशीन ऐसी बना दी कि जब आप उस कागज के टुकड़े को उस मशीन में डालोगे, ठीक है, तो जब प्रेजेंट का छेद उसके पिन के पास आएगा तो पिन उसको कैच कर लेगी और करंट पास हो जाएगा और आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। अब ये करने के बाद मुझे जो रिकॉर्ड रखना होता है रजिस्टर पे, वो मुझे नहीं रखना पड़ेगा। आप हर दिन आओ अपना कार्ड डालो, अगर आपने कार्ड डाला है तो आपको प्रेजेंट रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये कोई बहुत इफेक्टिव मशीन नहीं है। आप सोचिए, इसने कुछ बहुत ज्यादा रिप्लेस किया नहीं। एक आदमी जो रजिस्टर पे करता था काम, आपने दूसरे को कार्ड दे दिया, वो कार्ड डाल के काम वही हो रहा है, एफर्ट उतना ही लग रहा है। तो इससे कुछ पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हमारा पर्पस क्या था कि चीजों को एफिशिएंट कर देना, इससे कुछ पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। डेवलपमेंट और आगे बढ़ता रहा। जब गेम तब चेंज हुआ जब ट्रांजिस्टर्स आना शुरू हो गए, मतलब लेट 50s और 60s में बाहर की अगर बात करो, इंडिया में लेट 70s में जब ट्रांजिस्टर्स आने लगे तो हमारा काम आसान हो गया कंप्यूटर्स को मैनेज, मतलब कैलकुलेशन को मैनेज करने का। हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग ट्रांजिस्टर से जब करंट पास होता था तो हम लोग उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते थे, और उस वैल्यू से जो भी वैल्यू आई, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर की बहुत बेसिक हिस्ट्री है, थोड़ी बोरिंग लग सकती है लेकिन इसका कोई रेलेवेंस एआई में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक ओवरऑल हिस्ट्री पता लगी कंप्यूटर कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो हम लोग ट्रांजिस्टर्स जब आ गए हमारे पास, तो ट्रांजिस्टर्स से थोड़ा सा काम आसान इसलिए हो गया कि ट्रांजिस्टर्स के अंदर से हम लोग वैल्यू ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे एक ट्रांजिस्टर के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो जब करंट पास होगा तो या तो वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि करंट पास होगा तो उसका सर्किट क्लीन हो जाएगा, या उस वैल्यू को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके हम लोग ने खूब सारे ट्रांजिस्टर्स जोड़े और हम लोग ने एक मशीन बनाई जो कि कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है जब तक उसमें करंट पास हो रहा हो, या कोई भी वैल्यू उससे डिलीट हो सकती है जैसे उससे करंट रुके। ऐसे कर करके रेवोल्यूशन आता रहा, और जब तक सेमीकंडक्टर्स आ गए जो हम लोग अभी यूज करते हैं, जो कि एक बाल के छठे भाग इतने छोटे होते हैं। जब सेमीकंडक्टर्स आ गए हमारे पास, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। अब हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर्स डेवलप कर चुके थे सेमीकंडक्टर्स आने के बाद, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स बहुत छोटे होते थे तो हमारी मशीनें बहुत छोटी होने लगी,
जैसे हमारे मोबाइल होते, मोबाइल के पहले आप देखते होंगे रेडियोज आते थे जब आप लोग छोटे रहे होंगे, जो कि काफी छोटे होते थे, दो उसमें सेमीकंडक्टर्स पूरे नहीं यूज होते थे, उसमें ट्रांजिस्टर्स भी यूज होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ हमारी मशीन्स छोटी होती चली गई और नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हम लोग जल्दी कर पाते हैं। अब बात आती है कैलकुलेशंस कैसे करती है मशीन। हम लोग नॉर्मल उसमें तो 1 2 3 4 अप टू 9 नंबर यूज करते हैं, मतलब 0 से 9 तक नंबर यूज करते हैं। बट कंप्यूटर के अंदर 0 से 9 नहीं चलता है। इसके पीछे दो रीजन है। अगर हम लोग 0 से 9 तक का नंबर यूज करेंगे कंप्यूटर के अंदर तो स्पेस बहुत लेगा। और इतनी स्पेस लेने के लिए डिवाइस बड़ी हो जाएगी, हम चाहते नहीं कि डिवाइस बड़ी हो। पहला रीजन। दूसरा रीजन, कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट ने स्टार्ट में ये सोचा कि कोई भी चीज का, कोई भी प्रॉब्लम का आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। या तो कोई चीज सही होगी या गलत होगी। मैथमेटिक्स या कंप्यूटर की दुनिया में अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो या तो उसका आंसर सही निकलेगा या उसका आंसर गलत निकलेगा। ऑलमोस्ट सही और ऑलमोस्ट गलत जैसी कोई चीज नहीं होती मैथमेटिक्स में। अगर आंसर 2 है या 4 है, 8 है, 8.5 है, तो आंसर 8.5। अगर आपका 8.4 भी आया तो वो गलत है। हाँ, या आपका 9.1 आया तो भी गलत है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग को पूरा नंबर 0 से 9 तक यूज नहीं करना है, हमें खाली दो नंबर से काम चल जाएगा, 0 और 1। 0 को हम लोग असाइन कर देंगे फॉल्स, 1 को हम लोग असाइन कर देंगे ट्रू। ठीक है, हमारा सारा काम हो जाएगा। तो अगर हमें 5 नंबर्स को ऐड करना है तो हम लोग 5 नंबर्स को 0 और 1 के फॉर्म में सेव करेंगे। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में ऐसे सेव करेंगे कि जीरो, हम लोग डिफाइन कर देंगे कि 0 की वैल्यू 0 होगी, 1 की वैल्यू 0 1 होगी, ठीक है, 2 की वैल्यू 1 1 होगी। ऐसे करके हम लोग कोड बना लेंगे और कोई भी नंबर को हम लोग उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग ने स्पेस बचाने के लिए किया और इस प्रिंसिपल से किया कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फाइन, तो हम लोग ने कैलकुलेशंस, मतलब पर्पस यही था कि हम लोग मशीन में कैलकुलेशंस कर पाए, खूब जितने कैलकुलेशंस हो पाए उतने कैलकुलेशंस कर पाए। नाउ कमिंग टू टुडेज कंप्यूटर। आज के कंप्यूटर को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें तीन बेसिक चीज होती है। उसमें एक चीज होती है प्रोसेसर, ठीक है, उसमें एक चीज होती है मेमोरी, और उसमें एक चीज होती है जो आप देखोगे प्रोसेसर, जो कि जो मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसर बेसिकली प्रोसेस ही करता है। जो अभी आप वीडियो जैसे मेरा देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, बेसिकली इसके पीछे क्या हो रहा होगा, मेरी आवाज मेरे कंप्यूटर पे जाती है, प्रोसेसर इसको 0 और 1 में ब्रेक करता है, मेरा वीडियो मेरे कंप्यूटर में जाता है, प्रोसेसर इसको 0 और 1 में ब्रेक करता है। इंटरनेट से यही 0 और 1 के सिग्नल्स आपके आपके इंटरनेट तक ट्रांसफर होते हैं, मतलब आपके वाईफाई तक ट्रांसफर होते हैं। आपका वाईफाई, आपका नेटवर्क जो भी है, आपके लैपटॉप में इसी 0 और 1 सिग्नल को एज इट इज ट्रांसफर कर देता है। आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर इस 0 और 1 को फिर से कन्वर्ट करता है मेरी वॉइस और मेरी ऑडियो पे। एज अ रिजल्ट आप मेरी वॉइस और मेरा ऑडियो सही सही सुन पा रहे हो, सामने सामने सुन पा रहे हो। ठीक है, बस यही हो रहा है पूरे कंप्यूटर साइंस में, यही हो रहा है। आप मूवी भी देखते हो, आप अभी इंडिया न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच भी देख रहे हो, उसमें भी यही हो रहा है। सैटेलाइट से सिग्नल आता है 0 और 1 आपके केबल नेटवर्क पे, आपके टाटा स्काई पे, आपके डिश टीवी पे। डिश टीवी उसको टीवी पे भेजता है, टीवी का प्रोसेसर उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है ऑडियो और वीडियो में, जो कि आप देख पाते हैं। राइट, तो ये तो हो गया है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर बेसिकली हम लोग ने ये जाना कि 0 और 1 पे काम करता है। 0 और 1 पे इसीलिए काम करता है क्योंकि स्टोरेज कम लगती है 0 और 1 को स्टोर करने में, दो ही नंबर स्टोर करने हैं, और वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर टीवी का सिग्नल आएगा तो आपको वीडियो दिखेगा, अगर उसकी वैल्यू आई है तो आपको दिखेगा, नहीं आया तो नहीं दिखेगा, बीच में कोई स्टेट नहीं है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल कंप्यूटर कैसे काम करता है। राइट, इसका पर्पस हमेशा हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टीवी का, मोबाइल का पर्पस खाली कैलकुलेशंस करना ही है। बेसिकली आपके लैपटॉप में और एक पॉकेट कैलकुलेटर में कोई अंतर नहीं है। बस ये अंतर है कि आपके लैपटॉप का प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो वो वीडियो भी दिखा सकता है, ऑडियो भी दिखा सकता है। कैलकुलेटर का प्रोसेसर बहुत छोटा सा है, बहुत पुराना पुराना इन द सेंस टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो वीडियो नहीं दिखा सकता, ऑडियो नहीं दिखा सकता, काम दोनों कैलकुलेशंस का ही कर रहे हैं, बस दैट्स इट। तो ये तो रही कंप्यूटर की हिस्ट्री। अब दो तरह के कंप्यूटर्स और आते हैं। एक तो क्वांटम कंप्यूटर्स है जिसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। एक आते हैं सुपर कंप्यूटर्स।
बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स कुछ नहीं है, जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो वही प्रिंसिपल पे वो भी काम करते हैं, बस उनके पास हर चीज ज्यादा होती है। जैसे मैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट के डेटा सेंटर में गया था, तो स्टेट डेटा सेंटर का ये काम होता है यूपी स्टेट गवर्नमेंट का, कि यूपी स्टेट का जितना भी डेटा है, हेल्थ का डेटा, बैंकिंग का डेटा, जो भी डेटा स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है, लोन कितने दिए, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सारा डेटा उस स्टेट डेटा सेंटर में स्टोर होता है। वो स्टेट डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा स्टोरेज यूनिट होती है, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीबी की स्टोरेज, जिसको हम लोग पेंटाबाइट्स कहते हैं, बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है। उसमें हम लोग डेटा सेव करते हैं। अभी उसी डेटा सेंटर को, स्टोरेज को, उसी हार्ड ड्राइव को जिस पे डेटा सेव हो रहा है, अगर आप एक खूब सारे हजारों प्रोसेसर से कनेक्ट कर देंगे तो एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। अब सवाल आता है कि सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है। सुपर कंप्यूटर गवर्नमेंट ही ओन करती है 99.9% सारी कंट्रीज में। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, गूगल, आईबीएम, जो अपने खुद के सुपर कंप्यूटर्स बनाती है। अगेन सुपर कंप्यूटर का बस और बस एक ही काम है, कैलकुलेशन करना। अब गवर्नमेंट को एक कैलकुलेशन का क्या फायदा होता है, जैसे आप लोग सब देखते होंगे ना, वेदर प्रिडिक्शन कर दिया कि कल बारिश होने वाली है, परसों धूप निकलेगी, या कुछ भी, कोई भी कैलकुलेशन जो आप, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप अपने मोबाइल पे देखते हो, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। आम कंप्यूटर उसको नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेदर, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट है, क्लाइमेट कल बारिश होगी कि नहीं, ये प्रिडिक्ट करने के लिए जो जो वेरिएबल्स है, हमें हर स्टेट का, हर डेटा पॉइंट, हर जहाँ पे वेदर का डेटा कलेक्ट होता है उसके हर सेकंड का, हर मिनट का हमको टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सब स्टोर करना। अगर इतना आप अपने नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल से करने जाओगे तो क्रैश कर जाएगा। इतना डेटा वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। स्टोर करना ही नहीं हमारा एक पर्पस है। स्टोर करने के बाद इस पे कैलकुलेशंस करना। वो कैलकुलेशंस क्या होती है मैं एंड में बताऊंगा, कैसे हम लोग वेदर प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं। तो स्टोर करके प्रोसेस करना एक बहुत बड़ा कंप्यूटर कर सकता है, जो कि स्टेट डेटा सेंटर या स्टेट डेटा सेंटर जैसे कोई सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ही रख सकती है। ये बहुत बड़ी, बहुत बड़े स्टोरेज पे बना, बहुत बड़ी एरिया में बना होता है। एटलीस्ट कम से कम नहीं तो अगर आप इसका पूरा लेआउट देखेंगे तो 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट में खाली मेमोरी मेमोरी मेमोरी, मतलब हार्ड हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव रख देते हैं डेटा सेंटर रखने के लिए। मैं यूपी गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, तो ये समझ लीजिए कि पूरे यूपी गवर्नमेंट का जो कोविड डेटा है उसकी स्टोरेज करीबन 19 पेंटाबाइट थी। अब पेंटाबाइट का ये मतलब होता है, आप लोग ने गीगाबाइट सुनी होगी, जीबी जिसको कहते हैं, जो कैसे बताऊं, अच्छा ऐसे समझिए इसको, रियल लाइफ में एक मूवी जो आप देखते हैं, पूरी मूवी, हाई क्वालिटी की मूवी जो आप देखते हैं, वो 1 जीबी की होती है, ठीक। और गवर्नमेंट के पास 19 पेंटाबाइट का डाटा है, मतलब करीबन वैसी 19, मतलब 1 जीबी को अगर आप पेंटाबाइट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो बाय फैक्टर ऑफ 5 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर वहां पे उस डेटा सेंटर में सारा डाटा डिलीट करके आप मूवी स्टोर करना चाहे, तो अभी से लेकर के इतिहास, मानव इतिहास में जितनी मूवीज बनी है वो सारी वहां स्टोर हो जाएंगी। इतना स्टोरेज कैपेसिटी, जितनी मूवीज जिस भी लैंग्वेज में बनी है वो सारी वहां स्टोर की जा सकती है। मतलब अगर इसको मूवीज की तुलना में बात करें तो करीबन 1900 करोड़ के ऊपर मूवीज वहां पे स्टोर की जा सकती है। ये बहुत मैं लेमैन टर्म में बता रहा हूँ, बहुत बेसिक टर्म में बता रहा हूँ, खैर इसका कोई प्रैक्टिकल इंटरफेरेंस नहीं है, बट इतना स्टोरेज गवर्नमेंट करती है। इतने स्टोरेज को अगर आप हाई कॉम्पिटेशनल, हाई प्रोसेसर से जोड़ दो तो आपके पास एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। बस यही प्रिंसिपल है, स्टोरेज और कंप्यूटेशन प्रोसेसर, ये दो अगर आपके पास हाई कैपेसिटी के हैं। एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल आप लोग बताता हूँ। आप लोग फोन लेने जाते हो, आप लोग कहते हो कि पुराना वाला फोन बदल दो, बहुत हैंग कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, मजा नहीं आ रहा चलाने में। या वीडियो खोलो तो व्हाट्सएप नहीं खुलता, 5 मिनट लेता है, व्हाट्सएप खोलो तो वीडियो नहीं खुलता। ये कुछ नहीं हो रहा है। ये बेसिकली दो चीजें हो सकती है, या तो आपके फोन की स्टोरेज पूरी भर गई है, या तो ये, या उसकी प्रोसेसिंग पावर कम हो गई है। अब प्रोसेसिंग पावर रखे रखे या बैठे बैठे कम नहीं हो जाती। जो एप्लीकेशंस नए आते हैं, जैसे आपने नया व्हाट्सएप अपडेट किया या आपने फेसबुक नया अपडेट किया, तो वो ऐसे उसको अपडेट ही ऐसा फेसबुक कर देता है कि वो नए डिवाइस पे ही चले, पुराने डिवाइस पे वो स्लो हो जाए, पुराने डिवाइस उसको ना चला पाए। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन पर्पस यही है कि आपका जो फोन है
वो आप जो उसको बदलने जाते हो उसके पीछे पर्पस यही है कि वो फोन की परफॉर्मेंस, या तो उसकी स्टोरेज या तो उसकी प्रोसेसिंग पावर कम हो गई है, जो मार्केट स्टैंडर्ड अभी चल रहा है। ठीक। तो ये तो हो गई कंप्यूटर और कंप्यूटिंग की हिस्ट्री। अब सीधा हम लोग आर्टिफिशियल, इस पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, 1-2 मिनट मतलब हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अपने आप ही कम हो जाती है। अपने आप नहीं कम होती सर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फेसबुक है या आप जो भी ऐप यूज करते हो, व्हाट्सएप है, वो थोड़े थोड़े टाइम पे अपडेट करता रहता है अपने एप्लीकेशन को। आप देखते होगे अपडेट आती रहती है उसकी, आप अपडेट मोबाइल पे लगाते भी होगे, या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट भी है वो भी अपने एप्लीकेशन को अपडेट करता रहता है। अपडेट जरूरी होती है। कम इसलिए हो जाती है कि जब वो अपडेट करते हैं तो वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स को मान करके अपडेट करते हैं। जैसे इसको अगर मैं थोड़ा समझने वाली भाषा में बताऊं, तो जैसे पुराने समय में जो गाड़ियां चलती थी उनका इंजन रखे रखे खराब नहीं होगा, उनकी इंजन की वही कैपेसिटी रहेगी, वो रहेगी। लेकिन जो नया इंजन आएगा वो ज्यादा रिफाइंड होगा, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। तो नई गाड़ियां जो बनती है वही वाला कॉन्सेप्ट है कि वो जो अपडेट करते हैं अपने अपने एप्लीकेशन को, वो ये मान के करते हैं कि अब तक आपको फोन बदल लेना चाहिए। ये भी वो दुष्ट पने में नहीं मानते कि आप बदल लो, वो चाह रहे कि आप बदल लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाती है। अब मान लीजिए वीडियो कॉलिंग करनी है किसी को, ठीक है। अब वीडियो कॉलिंग जब शुरू शुरू में आई थी तो बहुत क्वालिटी बहुत खराब रहती थी। अब कोई कहेगा कि हमको 4K वीडियो कॉलिंग करनी है, एकदम फुल HD वीडियो कॉलिंग करनी है। फेसबुक को तो फीचर डालना ही पड़ेगा, वो नहीं डालेगा तो उसका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर डाल देगा, सारे लोग वहां स्विच कर जाएंगे। तो फेसबुक ने मान लीजिए हाई क्वालिटी अल्ट्रा HD वीडियो कॉलिंग का फीचर डाला, ठीक है, अपने एप्लीकेशन में। या हॉटस्टार या जो भी आप नेटफ्लिक्स अमेजोन जो भी आप एप्लीकेशन डाल देखते हो, जिससे मूवीज देखते हो, उन्होंने एक फीचर डाला कि आप हाई क्वालिटी वीडियो देख सकते हो उसमें, फुल के 4 HD फुल 4K वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब ये वीडियो को प्रोसेस करने में आपकी पुरानी मशीन को बहुत टाइम लगेगा, तभी वो हैंग करने लगेगी। तो उन्होंने ये फीचर इसीलिए डाला है कि पुरानी मशीन पे, ये सोच के नहीं डाला कि पुरानी वाले लोग अपनी पुरानी मशीन चेंज करें, उन्होंने ये सोच के डाला है कि जो नई मशीन आएगी उस पे अच्छा चलेगा। उनका पर्पस है कि वो फीचर रन करे, उनका ये पर्पस नहीं कि सबके फोन पे रन करे, उनका ये पर्पस है कि फीचर रन करना चाहिए। अब उसको रन कराने के लिए आपके पास लेटेस्ट मशीन होनी चाहिए। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि लेटेस्ट होनी चाहिए, अगर आपका काम चल रहा है तो ठीक है, बट कंपनी अपडेट यही सोच के करती है कि जो फीचर हो वो लेटेस्ट फोन पे तो रन करे। तो इस पे अगर कंप्यूटर की हिस्ट्री पे या कंप्यूटिंग के उस पे अगर किसी का भी कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहिए कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है या कुछ भी, कि कंप्यूटर का कुछ भी, आप कुछ भी पूछना चाहे अभी कंप्यूटर और कैलकुलेशंस के बारे में, तो हम लोग अभी बात कर सकते हैं। फिर मैं AI पे स्विच कर रहा हूँ। सर आप म्यूट पे हो शायद, प्रसाद जी आप म्यूट पे हो। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इसमें इंटेल चिप्स वगैरह लगा रहता है, ये क्या चीज है? ये क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ बेसिकली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वही जो इंटेल होता है वो प्रोसेसर ही होता है, तो अच्छा इंटेल इज द प्रोसेसर। कई, अच्छा अब जो मैंने बोला, या आप देखते होगे इंटेल i3 आता है, i5 आता है, i7 आता है, जी हाँ, और जी हाँ। इनके अंदर भी इनकी जनरेशन आती है। i3 फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 13 जनरेशन, i5 में भी फर्स्ट जनरेशन से लेकर 13 जनरेशन, i7 में भी फर्स्ट जनरेशन से लेकर 13 जनरेशन। तो होता क्या है कि ये प्रोसेसर ही है, और हर जनरेशन में और हर प्रोसेसर टाइप में इनकी कैलकुलेशन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बस यही होता है। तो i7 प्रोसेसर i3 प्रोसेसर से अच्छा ही होगा। वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आपके यूज पे डिपेंड करता है। मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन AI के स्टार्ट के लिए रखा था, लेकिन आपने अभी पूछ लिया, अच्छी बात है। तो ये प्रोसेसर होता है। तो इसको आप दो तरीके से, अच्छा इसको इंसानों से रिलेट करते हैं। लेट्स से इंसान के पास दो कैपेबिलिटीज होती हैं, एक याद रखने की ताकत, हाँ, या सोचने की ताकत, और एक समझने की ताकत। यही जिसकी ज्यादा होती है वो इंटेलिजेंट होता है, जिसकी कम होती है उसको हम लोग कहते हैं कि उतना इंटेलिजेंट नहीं है। बेसिकली इंसान की यही तो एक इंटेलिजेंस का यही तो एक पैरामीटर है कि इंसान की सोच कैसी है, और इंसान की को प्रोसेसिंग पावर उसकी कैसी है। मतलब कि कोई भी चीज पढ़ता है तो याद रख पाता है कि नहीं, और याद एक बार रख लिया तो कहीं अप्लाई कर पाता है कि नहीं।
जो इंसान ये दोनों ही चीज अच्छी करता है वो इंटेलिजेंट माना जाता है बाय स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस पे हम लोग अग्री करते हैं, ये सुनो, यस यस, लाइक इस पे तो हम बिल्कुल लोग अग्री बिल्कुल, करेंगे। इंटेलिजेंस है और विजडम है, लाइक दैट, ठीक है। हाँ मतलब दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपने जैसे आपने देखा कि यार 80 के ऊपर गाड़ी चलाता हूँ तो एक्सीडेंट होने की चांस ज्यादा है, एक बार मेरा हुआ था, हाथ टूट गया था, तो विजडम यही तो है कि आप 80 के ऊपर गाड़ी नहीं चलाओगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। सेम यही प्रिंसिपल कंप्यूटर्स का भी है सर। सोचने की पावर और स्टोर करने की पावर, यही एक कंप्यूटर को, मोबाइल को महंगा बनाता है। ठीक है, आप एक आईफोन लेने अगर जाओगे मार्केट में तो आईफोन वाले या एप्पल वाले ये प्रॉमिस करते हैं, एटलीस्ट ये प्रॉमिस तो नहीं, अश्योर करते हैं कि हमारी डिवाइस हैंग नहीं करेगी, आप यूज करोगे तो हैंग नहीं करेगा। और मैंने खुद यूज किया, मैंने एक्सपीरियंस नोटिस किया है कि एप्पल के फोन्स और एप्पल के लैपटॉप हैंग नहीं करते। बस वही प्रिंसिपल है जो मैंने बताया, मेमोरी ज्यादा रखते हैं, ज्यादा इन द सेंस ये नहीं कि जितने मार्केट कॉम्पिटिटर्स रख रहे हैं उतनी नहीं, उससे भी ज्यादा मेमोरी वही रखेंगे, मेमोरी क्वालिटी अच्छी रखेंगे और प्रोसेसर अच्छा रखेंगे। तो बेसिकली यही चीज तो इंसान की भी होती है, मेमोरी अच्छी हो और प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो तो इंटेलिजेंट हो गया। सेम चीज कंप्यूटर्स के साथ भी है। तो i7 i3 i5 जो आपने बोला, दैट इज द प्रोसेसर। उसको अगर आप कंबाइन कर लो एक अच्छी मेमोरी के साथ, मतलब हार्ड डिस्क के साथ, एक अच्छी हार्ड डिस्क आप खरीद के ले आओ, एक अच्छा प्रोसेसर लेके आओ, तो आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर बन गया। हाँ, और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है इसमें, आपको डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट या iOS की जरूरत पड़ेगी, बट उसमें नहीं जाते। हम लोग एकदम बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर में प्रोसेसर, उसके सोचने की ताकत और उसके स्टोर करने की ताकत, उसकी मेमोरी। और बेसिकली अभी जो मैंने 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले मैं बता रहा था, यही दोनों चीज हमको चाहिए कैलकुलेशंस करने के लिए भी। मैं अगर सर अभी आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल 5825 इंटू 6836 क्या होगा, आप नहीं बता पाओगे, बट जी कैलकुलेटर कैसे बता लेता है। हम्म। कैलकुलेटर तुरंत 1 सेकंड में कैसे बता लेता है। वो उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत तेज होती है। आपने जैसे ही नंबर डाला, मल्टीप्लाई दबाया, दूसरा नंबर डाला, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, नैनो सेकंड में वो कैलकुलेट कर लेता है। ये हो गई उसकी प्रोसेसिंग पावर। ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, यही इंसानों को चाहिए थी। इसके साथ सोने पे सुहागा क्या हो गया कि हमें स्टोरेज भी मिल जाए। जो हमने भैया 3 दिन पहले कैलकुलेट किया था वो भी कहीं हमें स्टोर दिख जाए, तो हमें बार बार वो दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। तो हम लोग ने एक ऐसी मशीन बना ली जो इंसान को रिप्लेस कर सकती है। कौन से इंसान को? लेटेस्ट से जो बैंक में काम कर रहा था एज अ अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट क्या करता था, सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखता था। अब हमने एक ऐसी मशीन बना ली जो कि कभी नहीं भूलेगी। अकाउंटेंट कोई चीज भूल सकता है, उससे एरर हो सकती है, लेकिन एक हमने ऐसी मशीन बना ली जो कि भूलेगी नहीं। आप 3 साल बाद भी 6 जनवरी का डाटा 1996 का निकालने जाओगे, आपको वहीं पड़ा हुआ मिलेगा जहां पे आपने सेव करके रखा था। तो ये तो हुई इसकी मेमोरी। प्लस आज के दिन आप हजारों अकाउंट्स के इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो, बस एक बटन बटन दबा दबा करके। अकाउंटेंट क्या बोलता है, सर कि मुझे सारे 300 अकाउंट है हमारे बैंक में, सबका क्या इंटरेस्ट रेट हो रहा है, सबको कितने पैसे इंटरेस्ट में मिलने चाहिए, ये करने के लिए मुझे 2 हफ्ते लगेंगे। तो पहले अगर आप 1940s में चले जाओ तो बैंकिंग सिस्टम यही होता था ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के लिए एक मुंशी होते थे जो कंटिन्यूअस यही काम करते रहते थे। हर अकाउंट का पर डे इंटरेस्ट निकालते थे, पर वीक इंटरेस्ट निकालते थे, पर मंथ इंटरेस्ट निकालते थे, क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालते थे, ईयरली इंटरेस्ट निकालते थे, और उसके बाद से लॉग रिकॉर्ड रखते थे। तो ये हम लोग ने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर बनाने का हमारा यही पर्पस था कि कैलकुलेशंस आसान हो जाए बस। सोने पे सुहागा ये हो गया कि हमने मेमोरी भी बना ली, हम लोग ने हार्ड ड्राइव भी बना ली जिसमें हम लोग को सेव भी कर सकते हैं। तो हम कभी भूलेंगे भी नहीं और हमारी कैलकुलेशन पावर ही बहुत अच्छी है। थैंक यू इस पे और कोई थैंक यू। क्वेश्चन? अच्छा, एक ये जो आजकल फोन्स भी आते हैं, तो एक विंडो ऑपरेटिंग और एंड्रॉइड्स, ये क्या हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो कंप्यूटर के ऊपर, कि कंप्यूटर में मुझे ये समझ में नहीं आता कैसे होता है, कंप्यूटर में मुझे वो समझ में नहीं आता कैसे होता है, तो प्लीज फ्रीली पूछिए। कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, इंटरेस्ट में मैंने उससे ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन अपने प्रोफेसर से पूछे होंगे। सिर्फ कोई भी कंप्यूटर पे आप, 90s के दौरान जब हम कंप्यूटर यूज करते थे तो हमको उसको कमांड देनी होती थी। अब हाँ वो ये मैं कमांड नहीं दे आपकी रहे। सर आपके दोनों ही क्वेश्चंस में ओएस जब ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा,
तब मैं अच्छा, बताऊंगा। आप ठीक पहले है। क्वेश्चन पूरा पूछ लीजिए, शायद मैंने पूरा सुना नहीं। हाँ, मैं कमांड मेरा ये रीडिंग होती कहना थी, था यस। जैसे कि 90s के दौरान जो कंप्यूटर चलते थे, उसमें हमें कमांड देनी पड़ती थी। जी। लेकिन अब जो है कमांड की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, सीधे हम कमांड डाल कमांड कमांड सॉरी टू इंटरप्ट, बट कमांड आप अभी भी देते हो, बस आपको पता नहीं लगता। अच्छे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, लोगों ने बोला यार कंप्यूटर तो ऐसे कभी पॉपुलर हो ही नहीं पाएंगे कि अगर तुमको कमांड कमांड देना है, हर आदमी को कमांड देना हो, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज पता हो, प्रोटोकॉल पता हो, तब वो कमांड दे, तो ऐसे तो आम आदमी कभी यूज ही नहीं कर पाएगा। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स, एप्पल का स्टीव जॉब्स बन गया, क्योंकि उसने एक कॉन्सेप्ट लेके आया यूजर एक्सपीरियंस का। जी, फॉर एग्जाम्पल यूजर एक्सपीरियंस को यूआई यूएक्स कहते हैं आईटी की दुनिया में, यूजर इंटरफेस यूआई और यूजर एक्सपीरियंस। मैं इस पर डिटेल में जाऊंगा, बट लेट अस से इसके अलावा कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर पे, कंप्यूटिंग की, कंप्यूटर का ये। देखिए कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सुपर कंप्यूटर जी, बनाती है, उसका रीजन क्या, रीजन उसका रीजन सर ये है कि सुपर कंप्यूटर्स बनाना बहुत, सुपर कंप्यूटर्स को बनाना और मेंटेन करना बहुत महंगा होता है। हम और आप सोच नहीं सकते। ठीक है, हम और आप कितना सोच सकते हैं कि मैक्सिमम एक सर्वर बना लेंगे। सर्वर क्या काम करता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो। सर्वर बना लेंगे। सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए आप ये समझिए, अगर आप एक हार्ड ड्राइव लेने जाओगे तो उसकी कीमत आती है, एक टीबी की हार्ड ड्राइव की कीमत आती है 3000 रुपये एक हार्ड ड्राइव की। ठीक है, गवर्नमेंट के, आप 1000 हार्ड ड्राइव ऐसी लेके आओगे तो आपका एक टीवी, मतलब एक टीवी की अगर आप 1000 हार्ड ड्राइव लेके आओगे तो एक पेंटाबाइट बनेगा। गवर्नमेंट के पास कितना है, गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के पास आज के दिन में 800 पेंटाबाइट का डाटा सेव कर सकते हैं वो लोग। और यूपी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है, अगर 800 पेंटाबाइट का वो डाटा रखे है तो 800 पेंटाबाइट बैकअप पे भी रखते हैं, मतलब 1600 पेंटाबाइट वो रखते हैं। कभी अगर कुछ क्रैश हुआ, कुछ वॉर हो गई, कुछ क्राइम कुछ भी हो गया, तो हम पूरा पूरा बैकअप रखें। अब एक टीवी आपका 3000 रुपये में है, ठीक है, 1000 टीवी खरीदोगे तो एक पेंटाबाइट बनेगा, मतलब 3000 × 1000, 30,000, सॉरी 3 लाख, 3 लाख रुपए में आपने एक पेंटाबाइट बनाया। यूपी गवर्नमेंट के पास आज के दिन 1600 पेंटाबाइट है। ये तो खाली स्टोरेज की बात होगी, जहां पे मशीन्स को रखा है। जी, एक सेकंड ये इंडिविजुअल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उनको जरूरत होगी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, ग्रुप्स ऑफ रखती हैं कंपनीज, सर, रखती है। वो माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना सुपर कंप्यूटर है, गूगल के पास, वो हाँ क्या गूगल के पास सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है? नहीं, तो सब लोग रखते हैं, बड़ी कंपनी जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है सब रखते हैं। अमेजोन के पास अपना है। सुपर कंप्यूटर्स। Not necessarily supercomputers, because they don't need supercomputers. Not every organization needs a supercomputer, but they are having huge data sets of storage. जैसे जितना भी YouTube पे वीडियो है, YouTube गूगल का एक सब्सिडरी है, YouTube गूगल का ओन कंपनी है, तो YouTube पे जितने वीडियोस है, रादर ये है मीट भी हम लोग गूगल पे ही कर रहे हैं, तो ये मीटिंग भी रिकॉर्ड गूगल कर रहा है, रिकॉर्ड इन द सेंस इसका भी बैकअप बन रहा है गूगल के पास। इतना हजारों लोग। छोटा सा और एक या श्योर, बहुमूल्य समय हाँ है। नहीं, आजकल एग्जामिनेशंस के में जो कैंडिडेट्स होते हैं लाखों में होते हैं, उनकी कॉपीज वगैरह होती है, तो मेरा ख्याल है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम तो डेटा मैनेजमेंट का बढ़ता ही जा रहा है। हाँ मैं उस पे आता हूँ। क्लाउड क्लाउड डेटा से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, क्लाउड डेटा से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बड़ी कंपनी सुपर कंप्यूटर क्यों नहीं रखती, तो जैसे मैंने बताया, सुपर कंप्यूटर और सुपर स्टोरेज में बस एक ही अंतर है कि सुपर स्टोरेज के साथ आप प्रोसेसर लगा दीजिए तो वो सुपर कंप्यूटर बन गया। अच्छा, कोई ऐसा आदमी जो याद रख सके हर चीज याद रख सके, जो भी पढ़े, जो भी देखे, जो भी सुने, उसको याद रख ले, लेकिन उसको कहीं अप्लाई ना कर पाए। ठीक है, दैट इज अ पर्सन हु इज सर्विंग एज अ मेमोरी। ठीक है, वो हार्ड ड्राइव की तरह काम कर रहा है, हार्ड डिस्क की तरह काम कर रहा है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। उसके साथ एक ऐसा आदमी दोस्ती कर ले
जो हर जगह चिप को अप्लाई कर सके, दैट पर्सन इज सर्विंग एज अ प्रोसेसर। नाउ बोथ ऑफ देम कंबाइन एंड बिकम अ सुपर कंप्यूटर, राइट। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को कुछ कुछ प्रोसेस नहीं करना होता है। जैसे गूगल को पता है कि उसको ईमेल बना के आपको देना है, उसको आपको मीटिंग्स करके देना है, उसको कोई आपको कोई वेदर की अपडेट ऐसी नहीं देनी, उसको कुछ आपको ये नहीं देना, तो वो प्रोसेसिंग नहीं रखता, स्टोरेज रखता है। ठीक। अब आई गेस कंप्यूटर्स हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक थोड़ा-सा और एक क्वेश्चन को। पूछना था आपसे सिंह साहब जी कि जी। ये जो पहले कंप्यूटर आते थे इतने बड़े होते थे और हम वायर से कनेक्ट करते थे। आज जो जी जी। कंप्यूटर इतने छोटे हैं और कोई वायर नहीं दिखाई देता, ये क्या है? इसके पीछे वही लॉजिक है, मैंने उस पर डिटेल में नहीं बताया। पहले के कंप्यूटर्स जो आते थे, आप उसके भी पहले चले जाओगे ना, तो स्टीम ऑपरेटेड कंप्यूटर्स चलते थे, जो स्टीम से चलते थे, वो शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है। तो एनीवेज, तो क्या होता था कि पहले कंप्यूटर बड़े इसलिए होते थे कि पहले हम लोग उसको कैथोड रे ट्यूब में बनाते थे। कैथोड रे इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग चलाते थे उसको। अब के कंप्यूटर, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक, पहले कंप्यूटर वर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। इलेक्ट्रिकल हुँ, सिस्टम्स हुँ। आपके माइक्रोवेव हो गए, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, हाँ। आपकी लाइट्स हो गई। लाइट्स मतलब घर वाली लाइट्स तो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं अब। आपका लाइट्स इन द सेंस जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, राइट। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टीवी, दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। Electronic systems, your watch, your laptop, your computer is part of electronics। इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में आज तक इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह यूज होती है, इन द फॉर्म ऑफ सीआरटी ट्यूब्स, कैथोड रे ट्यूब्स, इस टाइप में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि छोटे कैसे हो गए, हम लोग ने वो ट्रांजिशन किया, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल से निकाल के इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना दिया। हम लोग ने सेमीकंडक्टर्स यूज करना शुरू कर दिया उसके अंदर। जी हाँ, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स कैसे, हाँ, सेमीकंडक्टर्स कैसे काम करते हैं ये मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। तो ऐसे मशीन छोटी हो गई। अभी भी आप जो लोग यूएस से ज्वाइन किए हैं, या लोग बहुत लोग यूएस जाएंगे या देखेंगे, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, यूएस में कंप्यूटर साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है कॉलेजेस में। वहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है। वो लोग ये मानते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन रहे हो, तो आपको कंप्यूटर बनाना भी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि मेमोरी कहाँ लगती है, प्रोसेसर कहाँ लगता है, लेआउट क्या होगा मशीन का। तभी बाहर के कॉलेजेस, इंडिया में तो कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ब्रांच है, लेकिन बाहर की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, और आजकल अभी तक वहाँ यही कल्चर चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाते हैं और कंप्यूटर साइंस कोडिंग प्रोग्रामिंग भी पढ़ाते हैं। तो अब हम और लोग यो नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकला तार था। वगैरह नहीं होते जैसे कि आपका प्रोसेसर है और आपका जो दिखाई देता है डिस्प्ले जिस पे होता है, उनके बीच में पहले तार लगाते थे, हम कनेक्ट करते थे। अब वो क्या सिस्टम है? तो अब क्या होता है, अब हम लोग एक मदरबोर्ड बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, इतना बड़ा सा होगा, आपने कभी देखा हो, पूरे शहर की तरह वो लगता है। आपने हाँ, कभी हाँ। देखा होगा, शायद मेरे पास पड़ा हो तो मैं दिखा देता, अभी तो नहीं है वो। आप गूगल करिएगा। चिप्स में आता है जैसे। हाँ, चिप्स में आता है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बोला कि तार को मिनिमाइज कर देंगे, हम लोग पूरा सर्किट ही इतने के अंदर डिजाइन कर देंगे, छोटे से बॉक्स के अंदर, मतलब वो मदरबोर्ड चिप के अंदर। चिप के अंदर कैसे डिजाइन कर देंगे, हम लोग वहां सेमीकंडक्टर्स लगाएंगे। ठीक। जब उनमें करंट पास करेगा तो लिक्विड फ्लो करेगा उसके अंदर, और जी हाँ। करंट को ट्रांसमिट करेगा। जब करंट पास करना बंद कर देगा, तो वो लिक्विड भी जो पिघला होगा सॉलिडिफाई कर जाएगा। ठीक। तो अच्छा। हमें सर्किट के अंदर मैसेज पहुंचाने के लिए तारों की जरूरत नहीं है। सर्किट के बाहर जो मैसेज जा रहा है, जैसे आपके सीपीयू से निकल के आपके पावर पॉइंट में, ठीक है, आपके पावर पॉइंट से निकल के आपके मॉनिटर में, जी वहां तो हाँ। तार की अभी तक आवश्यकता है। लेकिन एक बार उस मशीन के अंदर करंट आ गया, फिर हमें तारों की आवश्यकता नहीं, पूरा काम सर्किट के अंदर हो जाएगा। हम लोग छोटे छोटे सर्किट्स लगा देंगे। सर्किट्स कैसे काम करते हैं, जब उनमें करंट पास होता है, ठीक है, तो एक लिक्विड होता है जो बह कर, जो जो एक सेमी सॉलिड होता है, जो बह के लिक्विड बन जाता है, और वो मैसेज ट्रांसमिट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला ही मैसेज, अगले अगले इंटीग्रेटेड सर्किट को, अगले आईसी को। ऐसे काम करते हैं। ये हर जगह होता है, आपके एसी में भी होता है, आपकी टीवी में भी है, आपकी वॉशिंग मशीन में भी। अब हर जगह हम लोग आईसी ही लगाते हैं, नहीं, और इंटीग्रेटेड ये जो सर्किट। आपके जैसे हम दूर दूर बैठ के
अपना टीवी ऑन कर लेते हैं, कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, वो उसमें पहले तार चलते थे ऑफ एंड हाँ, ऑन। वो कैसे होता है? असल में हम लोग ने एक रेडियो रिसीवर लगा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हम लोग ने ये नोटिस किया कि रेडियो से हम लोग वॉइस और इमेज भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहले अगर आप देखते होंगे, जब एकदम ही पहले रेडियो सिग्नल बने थे, तो खाली सिग्नल ट्रांसमिट होते थे, टी 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 ऐसे करके सिग्नल ट्रांसमिट होते थे। तो इंसानों ने क्या दिमाग लगाया, भाई इन सिग्नल की कोडिंग कर दो, 2 बार टी, 1 बार पॉज का मतलब ए कर दो, 3 बार टी, 1 बार पॉज का मतलब बी कर दो। तो किसी को अगर आपका नाम और ये लिस्ट छाप दो, लिस्ट सब में बांट दो कि 2 बार टी और 1 बार साइलेंस का मतलब ए है, 3 बार टी टी टी, 1 साइलेंस का मतलब बी है। ये लिस्ट छाप लो, ये लिस्ट सब में बांट दो। अब जो भी कोई रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, जैसे मुझे अपना नाम ट्रांसमिट करना है वी, तो मैं वो लिस्ट देखूंगा, वी का क्या सिग्नल है, उतनी बार बटन दबाऊंगा, उतनी बार साइलेंस दबाऊंगा, तो वी ट्रांसमिट होगा। फिर मैं दोबारा आई पे करूंगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस था, ठीक। थोड़ा सा रेडियो टेक्नोलॉजी जब जब थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग रेडियो के थ्रू वॉइस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल फोन। हमारी पूरी वॉइस को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एंटीना में भेजता है, एंटीना उसको सैटेलाइट में भेजता है, सैटेलाइट उसको आपके शहर के एंटीना में भेजता है, आपके शहर के एंटीना से आपका मोबाइल उसको कैच करता है। मोबाइल के अंदर आने के बाद अगेन वो प्रोसेसर उसको कन्वर्ट करता है उस सिग्नल्स को और वॉइस में रिलीज करता है। तो हम लोग ने ये रियलाइज किया कि रेडियो तो बढ़िया चीज है यार, इससे वॉइस भी जा सकती है, इससे इमेज भी जा सकता है और इससे सिग्नल भी जा सकता है। जी हाँ। तो हम लोग टीवी के अंदर, हम लोग ने अपने टीवी के अंदर, हम लोग ने अपने माइक्रोवेव के अंदर ये रेडियो रिसीवर्स लगाना शुरू कर दिए, और रिमोट के अंदर हम लोग ने रेडियो सिग्नल लगाना शुरू कर दिया। तो आप दूर से बैठ के जब टीवी ऑन का बटन दबाते हो, तो एक रेडियो सिग्नल जाता है उस मशीन के पास, आपकी टीवी के पास। टीवी का रेडियो रिसीवर उसको कैच करता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करता है। पहले ऐसे सारे आप ये पूछोगे अगला सवाल कि मैं अपने टीवी का रिमोट लेके आऊं तो आपकी टीवी क्यों नहीं ऑन होती? तो हर डिवाइस को लॉक कर दिया जाता है। जैसे डिवाइस बनती है, जब एक टीवी बना, उसके साथ उसकी रिमोट की फ्रीक्वेंसी भी लॉक कर दी गई कि इस टीवी पे इसी फ्रीक्वेंसी का रिमोट काम करेगा, ठीक है। तो वो लॉक कर देते हैं। अब जब आप अपना रिमोट दबाते हो, तो सबसे पहले वो सिग्नल गया प्रोसेसर पे, प्रोसेसर ने चेक किया कि उसी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है कि नहीं। उस फ्रीक्वेंसी से आता है तो प्रोसेसर ऑन का कमांड देता है टीवी को, और टीवी ऑन हो जाता है। थैंक यू आप वेरी मच। एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर मैं टीवी का रिमोट खो गया तो मैं क्या करूं? अमेज़न पे मैं देखता हूँ यूनिवर्सल रिमोट मिलते हैं। तो हाँ, यूनिवर्सल रिमोट क्या करते हैं, उन्होंने और दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि हम सारी फ्रीक्वेंसी रिलीज कर देंगे अपने रिमोट से। अब ऑन दबाइए, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हम सारी फ्रीक्वेंसी रिमोट रिलीज करेंगे, कोई ना कोई इसके बीच की आपकी टीवी की होगी, आपका टीवी कैच करके ऑन हो जाएगा। तो अगर आपका टीवी का रिमोट खोता भी है, तो आप एक यूनिवर्सल रिमोट खरीद के ले आओ, वो भी वैसे ही काम करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े? थैंक यू। आगे बढ़े तो ठीक है, लंबा तो अब रास्ता हम लोग, हाँ, तो एआई पे आने के पहले 2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस आए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो इसके पहले हम लोग को समझना होगा, सर ने क्वेश्चन ये भी पूछा था, उमेश सर ने, कि पहले कोडिंग होती थी कंप्यूटर में, हम लोग को प्रोग्राम लिखने होते थे, जिसकी वजह से आधे लोग ने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया, छोड़ दिया कि भाई इतनी मेहनत कौन करे। बिल गेट्स ने एक चीज रियलाइज की, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, और स्टीव जॉब्स ने एक चीज रियलाइज की कि अगर हमें कंप्यूटर को पर्सनल बनाना है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के टर्म को फेमस करना है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, ठीक है। अगर हमें ये चीज करनी है कि कंप्यूटर एक स्कूल का बच्चा भी यूज करे, एक लाइब्रेरियन भी यूज करे, एक स्कूल टीचर भी यूज करे, और एक माइन में काम करने वाला आदमी, मतलब ट्रक चलाने वाला, बस चलाने वाला भी यूज करे, तो हमें कंप्यूटर को पर्सनल बनाना होगा। पर्सनल कैसे बनाएंगे कि कंप्यूटर पे उसको कुछ ताम झाम ना करना पड़े, वो ऑन करे, उसको दिख जाए सब चीज, इंटरफेस, कि यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, यहाँ पे मेरी फैमिली फोटोज पड़ी हुई हैं, और वो उसको यूज करे। अदरवाइज आम आदमी के लिए कंप्यूटर की कोई यूटिलिटी नहीं है अगर वो पर्सनल नहीं हो सकता। इसमें 2 चैलेंजेस थे कि ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर मैं आपको कोई बहुत टेक्निकल सी रिडल दे दूं, मैथ्स से कोई क्वेश्चन दे दूं, तो जो लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कोई भी अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अगर किसी और सब्जेक्ट में नहीं है आपको,
तो आप वो प्रॉब्लम को ज़्यादा सोचोगे नहीं, या तो आप गूगल कर लोगे हाँ क्या सोल्यूशन है, या तो बोलोगे चलो हटाओ मेरी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। ठीक, पहली जो अटेंशन स्पैन ह्यूमन्स का कम होता है। दूसरा, ह्यूमन्स को कन्वीनियंस चाहिए, ह्यूमन्स को इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए। जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, क्यों? खाने को तुरंत गर्म कर देता है, गाड़ी तुरंत अपने डेस्टिनेशन पे हम लोग को पहुँचा देती है। ठीक, तो हमें कन्वीनियंस चाहिए और हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारी अटेंशन को ग्रैब किए रहे। तभी अच्छा ऑरेटर भी उसको कहते हैं जो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब किए रहे। अदरवाइज़ दूसरे कैटेगरी के लोग को प्रोफ़ेसर कहते हैं कि अटेंशन बच्चों की कम हो जाती है। एनीवेज़, तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमें कंप्यूटर को पर्सनल बनाना है, हर आदमी को बेचना है, उसके पीछे कोई उनका बहुत नोबल पर्पस नहीं था कंप्यूटर हर तक पहुँचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, उनका पर्पस खाली पैसा कमाना ही था। ठीक है? तो उन्होंने रियलाइज़ किया सबसे बिगेस्ट चैलेंज है हमारा कि कन्वीनिएंट हो, ठीक? और लोगों की अटेंशन ग्रैब किया रहे जब तक वो उसमें बैठे। आज के दिन आप लोग कहते हो ना कि अपने बच्चों से कहते होगे आप लोग खुद भी कि यार मोबाइल खोलते हैं तो खोले ही रह जाते हैं, 5-5 घंटे मोबाइल में निकल जाते हैं, लैपटॉप में निकल जाते हैं। ये दिक्कत आपकी नहीं है, वो मशीन को बनाया ही ऐसा गया है। यस, आपने डॉक्टर डॉक्टर झा ने हैंड रेज़ किया है। सर प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। झा साहब ने हैंड रेज किया है, विद्यानाथ झा जी पूछिए। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी आपने हैंड रेज किया है, आपका माइक म्यूट है। नहीं हाँ वो पूछिए। गलती से हो गया है। चलिए, मैं तो जरा सा लेट से जुड़ा हूँ, अभी पूजा पाठ का टाइम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इस मतलब समझिए कि महाअष्टमी के दिन भी लोग जुड़े हुए हैं और आपका काम अनहिंडर्ड जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, इसको जारी रखें। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हाँ विक्रांत जी। तो हाँ, तो आप लोग ये कहते हैं ना यार फेसबुक पे बैठते हैं 5-5 घंटे निकल जाते हैं, या कुछ नहीं है खाली बैठे मोबाइल चला लो 2 घंटे निकल जाएंगे। तो ये डिवाइस को ही ऐसा बनाया गया है कि आपके अटेंशन को कैप्चर किए रहे। ये स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने बहुत पहले ही सोच लिया था, तभी वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में बन पाए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा ये वाली मशीन तो नहीं चलेगी जिसमें कोडिंग वोडिंग करना पड़े। इंसान को यूजर इंटरफेस चाहिए जिसमें वो देखे, अगर वो डिलीट कर रहा है तो लोगों को उठा के ऐसे डस्टबिन में डाले और उसको डिलीट होता हुआ दिखे कि वो डस्टबिन में चला गया और डस्टबिन ऐसे हल्का सा हिला मतलब डिलीट हो गया। ठीक है, अगर वो फेसबुक खोल रहा है तो पहले आइकन थोड़ा सा बड़ा हो फिर फेसबुक खुल जाए। ठीक है, फेसबुक खोलने के लिए उसको कोडिंग करनी पड़े, डिलीट करने के लिए उसको कोडिंग करनी पड़े, तो कंप्यूटर फेमस नहीं हो पाएगा। और एक और चीज, सस्ते में बनना चाहिए। अगर हमें खूब सारी मशीन बनानी है तो हमें सस्ते में बनानी होगी। ये 2 चीज उन्होंने नोटिस की, इसी प्रिंसिपल पे उन्होंने काम किया और रिजल्ट हमारे सामने है। अदरवाइज खाली कंप्यूटर्स को आज खाली साइंटिस्ट लोग यूज करते, विदाउट कोई स्क्रीन नहीं बनाया होता। शुरू के जो कंप्यूटर्स आए थे उनमें तो स्क्रीन भी नहीं था, उनमें तो मैग्नेटिक टेप चलती थी। आप आउटपुट दोगे वो पर्चा निकलता था, जैसे सिनेमा हॉल का टिकट होता है वैसे, जो आउटपुट उसमें छपा हुआ निकलता था। आप उसको फाड़ के पढ़ो, फिर दोबारा आउटपुट इनपुट दो, फिर दोबारा निकलेगा, फिर फाड़ के पढ़ो। तो इन्होंने बोला नहीं, स्क्रीन होना चाहिए, मिटा सके। भाई किसी से गलती हो सकती है, कोई 248 लिखना चाह रहा है 246 लिख दिया, तो मिटा सके, दोबारा कोडिंग थोड़ी ना करेगा वो, और सस्ते में बन पाए मशीन, तो मास प्रोडक्शन हो पाए इसका। यहाँ पे तो खैर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में तो चाइना वाइना के आने के बाद बहुत गेम चेंज हो गया, बट या पर्पस ये था। एक और क्वेश्चन आया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसी में माइक्रोसॉफ्ट होता है, किसी में एप्पल का होता है, किसी में एंड्रॉइड होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप ऐसे समझिए जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट इंडियन होता है, कोई रेस्टोरेंट चाइनीज होता है, कोई रेस्टोरेंट इटालियन होता है। सबके अपने अपने सेट ऑफ रूल्स है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आप इंडियन जगह अगर खाना खाने जाओगे, प्योर इंडियन जगह अगर खाना खाने जाओगे और लेट से वहां पे आपने कुछ इटालियन ऑर्डर कर दिया, तो कहेगा नहीं सर हमारे यहाँ खाली इंडियन मिलता है, इटालियन नहीं मिलता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंपनी अपने लिए बनाती है, पर्पस अगेन पैसा कमाना ही होता है कि आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो तो हमें पैसे मिले। आप एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के एप्स को या तो चलने नहीं देगा या बहुत दिक्कत देगा उनको चलने में। वो चाहेगा कि आप उनका ऐप यूज करो जो उसका सब्स्टिट्यूट है।
जैसे गूगल है, इनका मीट है, गूगल मीट जिस पे हम लोग अभी मीटिंग कर रहे थे, ऐसे जूम आता है, ऐसे एप्पल का भी आता होगा, मैंने तो यूज नहीं किया लेकिन एप्पल का भी होगा। ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म है, सब लोग अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा यूज करो, हमारी मार्केटिंग हो, हमें क्लाइंट्स मिले। तो दैट इज सर, दैट इज जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कुछ नहीं है, वो आपका यूजर इंटरफेस में आते हैं। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर, कुछ यूजर्स को चाहिए कुछ यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे एंड्रॉयड यूजर्स को कि मैं कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके डाल सकूं, तो एंड्रॉयड में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एप्पल के मोबाइल फोन थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, एप्पल प्ले स्टोर पे होगा तभी डाल सकते हो। तो दिस इज जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पर्पस बस इतना है कि यूजर को वैरायटी मिले, दैट्स इट, और आप हमारा यूज करो। देयर इज नो गुड नो बैड ऑपरेटिंग सिस्टम एज सच। माइक्रोसॉफ्ट इज एज गुड एज आईओएस, डिपेंड करता है आपके उस पर। हाँ, एक चीज मिस हो गई, यूआई यूएक्स की मैंने बात की थी। आपकी कंपनीज थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई, वही अगेन जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप सबने उबर यूज किया होगा, ओला यूज किया होगा, वो यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम क्लिक्स कितने करे और टैक्सी बुक हो जाए। यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि यूजर एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, तो छोड़ के ना जाए। तो आई गेस दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं। प्रॉब्ली टाइम भी 15 ही मिनट है, राइट? तो आर्टिफिशियल, Just one या minute, प्लीज 30 seconds. प्लीज। ये जो आपने कही बात कि they will there will be an obstructive experience if you are handling, if your computer or if your operating system is Microsoft and you have switched on to Google Chrome, then you will find a lot of difficulties. That's what you said. Is it not unethical? I can't buy so many computers at the same time. I can only work at one. That must be, and they don't say this. Do they ever say that if you do like this, you will have to face inconvenience? They never tell the customer. No, here's the point. Ethics and morality takes a backseat when we are talking about products, right? They don't care about ethics and morality, to be honest. And I come from a product based company. We want every information out of you because your information has a value. उसके पीछे एक प्राइस एसोसिएटेड है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मिस्टर प्रसाद को चाइनीज खाना पसंद है, इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू मेरे लिए, किसी और के लिए जीरो होगी, स्विगी और जोमेटो के लिए बहुत है। वो आपको चाइनीज के ही मेन्यूज दिखाता रहेगा, एड्स दिखाता रहेगा, राइट? अगर मुझे ये पता लग जाए कि आपको वीकेंड्स पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, that information might not be of any value to anyone, but that information would be of great value to, say, some resort which is operating in that route in which you travel, right? They would constantly show you ads, constantly give you discount. Now, आपने एक बात बोली, इसके लिए कंपनीज क्या करती है? कंपनी कहती है कि आप उनका यूज ही मत करो। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो, आप कभी नया लैपटॉप लेके आइए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पड़ा हो और उसमें क्रोम इंस्टॉल नहीं मिलेगा आपको। गूगल क्रोम वो लोग इंस्टॉल करके नहीं देते, वो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर अपना इंस्टॉल करके देते हैं। और आप जब इंटरनेट एक्सप्लोरर को डीएक्टिवेट करने जाओगे तो वो एक मैसेज शो करेगा, वी आर एज गुड एज क्रोम। वो आपको नहीं कहने देगा, वो आपसे ये कहेगा कि आप हमारा यूज करो ना, एक्सप्लोरर। या प्लीज। What about that? हाँ, मैकबुक, जैसे आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं यूज कर सकते उसमें। वो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं यूज करने देगा, कहेगा आप हमारा यूज करो। इसके पीछे आइडिया क्या है सर? वो लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। हम लोग को भी जो सिखाया जाता है इस प्रोडक्ट मैनेजर कि अपना प्रोडक्ट तो फ्री में दे दो। गूगल देखिए फ्री है, ये मीटिंग हम लोग फ्री में कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है हम लोग को, फ्री में कर रहे हैं। गूगल को इससे फायदा थोड़ी ना हो रहा है। गूगल को फायदा होता है अपना इन्वायरमेंट बेच के। अब अगर ये मीटिंग को आप रिकॉर्ड करना चाहोगे, जरा कोशिश करिए, आपसे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी ये मीटिंग। रिकॉर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने शुरू में ट्रायल पे दिया था, आपको आदत डलवाई उसकी, अब उन्होंने उसको पेवॉल के पीछे रख दिया। आपको रिकॉर्ड करनी है मीटिंग, हमसे कर दो, हम आपको 200 मीटिंग की रिकॉर्डिंग $100 में दे देंगे, ठीक है? आप इस मीटिंग में लेट से आपको 300 लोग को बुलाना होता, गूगल ने उसको पेवॉल के पीछे रख दिया। एक बार आप हमारे एनवायरनमेंट में घुस जाओ,
आप उसको यूज टू हो जाओ, फिर आप हमारे परमानेंट क्लाइंट बन गए। एप्पल भी यही करता है। एप्पल कैसे करता है, एक बार आप एप्पल का लैपटॉप ले लो या वो ले लो, आईफोन ले लो, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें आपको एप्पल के एनवायरनमेंट की ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको ऑफिस चाहिए तो एप्पल वाला ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको उसको पेयरिंग करना है उस डिवाइस को तो एप्पल की डिवाइस से ही पेयर होगी। तो आपको पूरा उनका इन्वायरमेंट ही परचेस करना पड़ेगा धीरे धीरे कर करके। और यही कंपनी की स्ट्रेटजी होती है कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस देके वो पैसा थोड़ी ना कमाना चाहते, वो कमाना चाहते हैं पैसा आपको पूरा एनवायरनमेंट बेच के। और यूजर के लिए भी ठीक है, उसको पूरा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, उसको पूरा एक एनवायरनमेंट मिल गया। अब उसकी आईफोन वाली वॉच उसके मोबाइल, आईफोन मोबाइल से कनेक्टेड है, जो उसके आईफोन लैपटॉप से कनेक्टेड है, जो उसके iOS टीवी से कनेक्टेड है। अब उसने कितना वॉक किया ये वो अपने एंड्रॉइड फोन पे नहीं देख सकता क्योंकि उसकी वॉच कंपैटिबल नहीं है। उसकी वॉच उसके आईफोन से कंपैटिबल है। अगर आईफोन का एनवायरनमेंट है उसके पास, iOS टीवी है, तो घर में बैठा बैठा टीवी देख रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज आप 5 किलोमीटर वॉक किए। यही चीज माइक्रोसॉफ्ट भी देती है अपने, वो कहती है आप एप्पल को छोड़ो, हमारा पूरा एनवायरनमेंट ले लो। ओके सर, थैंक यू। हाँ सिद्धार्थ, आपका कोई अच्छा, क्वेश्चन? ये जो एक्सेल में जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला डाल करके और उसका रिजल्ट आ जाता है, या हम बजट में काम करते थे फाइनेंस में, तो क्या करता था कि जैसे 1971 से लेके 2023 तक सारा डाटा डाल दिया, और किसी साल दूसरे साल में बहुत कम हो गया और तीसरे साल में बहुत बढ़ गया। ये सारे फ्लक्चुएशंस को नोट करते हुए वो ट्रेंड निकाल देता है कि 2024 में एक्सपेंडिचर का क्या ये होगा या इनकम का क्या ये होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ पास्ट ट्रेंड। तो इसको क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नाम दिया जाएगा, या ये तो फैक्चुअल फ्लक्चुएशंस को के आधार पर नया ट्रेंड निकाल देता है, लेकिन फॉर्मूला कैलकुलेट कर देता है। हम जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक को a बना दिए, बी को b बना दिए, प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया, तो उस तरह से फॉर्मूला वो निकाल के दे देता है। तो इसको क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहा जाएगा, इंटेलिजेंस ही कहा जाएगा, या इसको डाटा फीडिंग का कमाल कहा जाएगा? नहीं, मैंने यही एग्जांपल मैंने सेव रखा हुआ था जब मैं एआई शुरू करता। दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितने लोगों ने भी एक्सेल यूज किया है, दिस इज द वेरी बेसिक। आप एक्सेल में कुछ ना करो, 1 2 3 4 लिख दो, उसके बाद नीचे माउस को ड्रैग ड्रॉप कर दो, जहां तक आप ड्रैग करते चलोगे वो नंबर्स भरता चलेगा। 1 2 3 4 आपने लिख दिया, वो नीचे भरता चलेगा। आप 1970 लिखो, 1971 लिखो, 1972 लिखो, उसके बाद आप ड्रैग करना शुरू कर दो, नंबर्स भरता चलेगा। ये दिस इज वेरी बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये मेरा टॉपिक था, आपने पहले ही इस पे इसी अच्छा, ये बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत बेसिक जी, बहुत बेसिक। हाँ, सिद्धार्थ, आपका एक क्वेश्चन है, पूछ के फिर हम लोग एआई पे बढ़ते हैं। वी हार्डली हैव। Good evening, sir. Good Your evening. previous answer was that suppose if in the Zomato or anywhere, if I go for the Chinese, they will give me the Chinese brief so and so and so and so. Is this is the basic for the artificial intelligence? For example, in the Facebook, whenever I am trying for the for say for sightseeing and all, but multiple messages are coming in the Facebook that so and so places are there. Are the information which I am receiving, is this the artificial intelligence? First point. Second point, when I was doing in the Google, typing something, whatever the options I've opted, multiple points are coming down. But in the Google, we are saying the actual ones, it is not coming in the front, it is coming in the 2-3 steps down, but the spams information are coming first. So these are two questions. Okay, first. So I'll take your first question first. To answer your question, no, that's not artificial intelligence actually. जो आपने बोला कि मैं फेसबुक पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो यू गेट मल्टीपल एड्स एंड स्विगी जोमेटो का, ये बेसिकली थोड़ा एथिकल नॉन एथिकल की लाइंस पे आता है। वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है। सो इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सेज कि हम आपको सर्विस फ्री दे रहे हैं, देन यू आर द प्रोडक्ट। वो पैसा वो आपसे ले रहे हैं, राइट? आपके
तो आप स्विगी जोमेटो पे जो भी करते हो वो लोग डेटा प्रोफाइलिंग करते हैं आपकी। गूगल वेरी वेल नोज दैट सिद्धार्थ को क्या पसंद है खाने में, सिद्धार्थ कहाँ कहाँ जाता है, सिद्धार्थ ने कब कितना एक्सपेंडिचर किया। कभी भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो वो देखिए आपसे क्या क्या परमिशंस मांगता है, टू रीड योर कॉल्स, टू मैनेज योर कॉल्स, टू गो थ्रू योर फोन बुक, टू मैनेज योर मैसेजेस, टू रीड थ्रू योर मैसेजेस। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर करते हैं। हाँ, उसको यूज करते हैं कि नहीं आई डोंट नो एंड आई कैन नॉट से, बट यस दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। तो आप कुछ ना करिए, आप 2-3 दिन अपने किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात करिए या फेसबुक पे बात करिए कि मुझे शूज खरीदने हैं, मुझे शूज खरीदने हैं, बोगस बोगस बात करिए, कोई इसका मीनिंग ना हो, मुझे यार शूज। तीसरे चौथे दिन के बाद आपको शूज के ऐड आने लगेंगे। ठीक है, आप कुछ मत करिए, आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए वेयर टू बाय गुड शूज, वेयर टू बाय शर्ट्स, आपको अपने आप शर्ट्स के ऐड आने लगेंगे आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब पे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं प्रोफाइलिंग करते रहते हैं हर यूजर की, उसके हिसाब से उसको एड्स पिच करते हैं। तो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स नॉट आर्टिफिशियल, या दैट टू एन एक्सटेंट यस, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं यूज करते होंगे वो लोग, आई एम नॉट रियली श्योर कि कहाँ पे, बट यस यूजर प्रोफाइल वो लोग बनाते हैं और उस प्रोफाइल के हिसाब से उसको एड्स दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका था प्रॉब्ली, सेकंड क्वेश्चन वही था ना कि जो आप सर्च, हाँ गूगल सर्च हिस्ट्री थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। गूगल सर्च हिस्ट्री क्या करती है कि जैसे आप कुछ भी सर्च करोगे तो उसका रिकॉर्ड बना लेती है। उसकी रेलिवेंसी ऑफ दैट रिकॉर्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू हैव सर्च इन द पास्ट। सो अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रो गवर्नमेंट सर्च करता हूँ, and I don't want to talk politics on a public platform, but let's just take it as an example। अगर मैं प्रो गवर्नमेंट सर्च करता हूँ, बहुत सारी मेरी सर्च हिस्ट्री प्रो गवर्नमेंट रहती है कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, लेट्स जस्ट टेक यूएस फॉर एग्जांपल, मैं यूएस के लेट्स से ट्रम्प गवर्नमेंट के फेवर में सर्च करता हूँ, तो अगला जब मैं कुछ भी सर्च करूंगा डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में या बाइडेन के बारे में, अगर मैं उनके फेवर में सर्च कर रहा था तो उनके फेवर की जो रिजल्ट्स होगी गूगल मुझे पहले शो करेगा, क्योंकि उसने मुझे प्रोफाइल कर रखा है कि सरकार के फेवर में सर्च करता है। यही चीज अगर मैं एंटी करता हूँ उनके, तो जो भी मेरी सर्च में कुछ भी डालता इस जो बाइडेन ऐसे करके मैं डालता, तो इसके आगे को जो ऑटो कंप्लीट करता गूगल वो मेरी पास्ट हिस्ट्री पे बेस करके करता। अगर फेवरेबल सर्चेस में गवर्नमेंट के लिए करता हूँ तो ऐसा कुछ शो करता है इज जो बाइडेन द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अगर मैं अनफेवरेबल सर्चेस पास्ट में किया होगा तो ऐसे शो करेगा इज जो बाइडेन द वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें एआई यस टू अ डिग्री लगता होगा ऑब्वियसली, बट या अब बेसिक फॉर्म ऑफ एआई यस टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ एआई लगता है, बट इट हैज टू डू मोर विद योर प्रोफाइलिंग रादर देन एनीथिंग एल्स। डॉक्टर झा आपसे कुछ पूछ रहे हैं। शायद उनका हाथ वो गलती से उठ गया था। So we did. ननी गोपाल जी, you want to ask something? ननी गोपाल जी कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं मैं सुन रहा हूँ, अलग से मुझे नहीं कुछ पूछना है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थीम है उसमें गलती से लगता है कि हाँ, तो अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मूव करते हैं। उसमें मेन थीम वही है, टॉपिक वही है। हाँ या तो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो शुरुआत हुई, हाउ डिड दैट स्टार्ट? अगेन इट वाज नॉट समथिंग दैट पीपल हैड डिसाइडेड कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करना है। लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, दे स्टार्टेड विद समथिंग डिफरेंट and they ended with something that was very different, that was actually artificial intelligence. So मैसाचुसेट्स में 1970s के आसपास कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट की गैदरिंग हुई थी। उनके मन में एक सवाल आया कि हम लोग कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं जो खुद सोच सके। ना दिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, खुद सोच सके। क्या सोच सके नहीं सोच सके उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, बट उनका था कि खुद सोच के खुद थिंकिंग कैपेसिटी हो उसकी, राइट। यहाँ से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एंड पीपल स्टार्टेड टू वर्क, पीपल स्टार्टेड टू एनालाइज एंड मेक मैथमेटिकल मॉडल। नाउ लेट्स जस्ट रियलाइज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। जैसे एक सबसे रियल एग्जांपल जो मैं हर जगह देता हूँ, जैसे मैं अभी इस मीटिंग में हूँ, आपको कैसे पता है कि आप विक्रांत से ही बात कर रहे हैं या विक्रांत ही सेशन में है? How do you know this?
लाइक अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछूं, मान लीजिए मैं कैमरा ऑफ कर लेता पूरी सेशन में, मान लीजिए मेरा कैमरा ऑफ रहता, आप मेरा चेहरा नहीं देख पाते, मूवमेंट नहीं देख पाते, जेस्चर्स नहीं देख पाते, ह्यूमन रिफ्लेक्स नहीं देख पाते, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अब आप कैसे बताओगे कि मैं विक्रांत हूं? हाउ वुड यू टेल? वॉइस से कर लेंगे। हाँ, वॉइस तो लेट्स से कि वॉइस तो मॉड्यूलेट हो सकती है, वॉइस तो कोई भी मॉड्यूलेट कर सकता है। हमारे ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जो हमें बताता है कि सच एंड सच पर्सन इज विक्रांत सिंह। नहीं, बट हाउ, लाइक माय क्वेश्चन इज दैट मैंने कैमरा भी बंद कर लिया इंटेंशनली, एंड हाउ वुड यू से दैट मेरी बात विक्रांत से ही हो रही है? लाइक व्हाट इफ आई से राइट नाउ कि आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम एन एंड्रॉइड, आई एम अ मशीन? Sir, can I come in? या प्लीज। Sir, as your blue screen is in on, that's why we are able to understand that you are there, the main speaker. No, but I am there, but I am a human, that's a question ना, कि if I am a human or not, आप कैसे बता पा रहे हो सकता है मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ पीछे जो बात कर रहा हूँ, how will you tell that? Now this is where things get interesting, right? And if you think, and I'll open my camera, and this is where it gets really interesting. First, अभी तो आप लोग ने मुझे देख लिया ना, I have human nature, human tendencies, हाथ, आँख, नाक, एंड मेरे हाथ के मूवमेंट से आप रिकग्नाइज कर पा रहे हो हाँ सामने वाला इंसान है। बट यही कॉन्वर्सेशन अगर फोन पे हो रही है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ इज स्मार्ट इनफ कि ये पूरी मीटिंग कर लेता कैमरा बंद करके, एंड you would not have been able to judge ki who the person behind the camera is. Now I'll tell you, we rely on one of the most basic human instincts, that is intelligence. डॉक्टर उमेश जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, प्रसाद जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, लाइक आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, आई रिस्पॉन्डेड इन अ ह्यूमन वे, राइट? I did not say things like, I don't know the answer to this. Oh, sorry, you asked a wrong question. Can I help you with this? Right? तो आपको लगा नहीं यार ये सोच रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है? अब इस प्रोसेस को समझिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरुआत कहाँ से हुई? ह्यूमंस, जैसे मैंने पहले बताया था, दो काम करते हैं, सोचते हैं और याद रखते हैं, राइट? यही काम कंप्यूटर भी करता है। तो इट मेक सेंस कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है ना। अब सोचने वाले पार्ट पे आज हम लोग का याद रखने वाला पार्ट इतना अच्छा नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, हम सब लोग भूल जाते हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है? लेकिन हमारे सोचने वाला पार्ट बहुत इवॉल्व है। किसी भी मशीन, दुनिया में आज की किसी भी मशीन से ज़्यादा इवॉल्व हमारा सोचने वाला पार्ट है। हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी सोच लेते हैं, जो बात कही जाती है वो भी सोच लेते हैं, जो नहीं कही जाती वो भी सोच और समझ लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज से हम लोग परसीव कर लेते हैं कि सामने वाले का रिस्पॉन्स कैसा था। साइलेंस तक से हम लोग परसीव कर लेते हैं कि सामने वाले का रिस्पॉन्स कैसा था, ठीक है? ये काम मशीन नहीं कर सकती, एटलीस्ट अभी के समय तो नहीं कर सकती, ठीक? तो ये क्या चीज होती है? ये चीज क्या होती है? कोई भी इंटरेक्शन आप किसी के साथ भी करेंगे, उसका प्रोटोकॉल साइंटिस्ट लोग ने ब्रेक डाउन कर लिया, और बहुत सिंपल है। आप कुछ बोलते हो, सामने वाला सुनता है, उसको एनालाइज करता है और एक रिस्पॉन्स देता है। यही एक कन्वर्सेशन का स्टार्ट और एंड यही है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, और जो सही नहीं लग रहा है, जो जिसमें और जानना है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। पूरे मीटिंग में यही हो रहा है अभी। अगर इसको मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करें तो 3 स्टेप प्रोसेस ही तो है। सेंडिंग मैसेज, एनालाइजिंग मैसेज, ठीक, गिविंग रिस्पॉन्स, यही हो रहा है अभी तक, यही हो रहा है। और किसी के साथ भी आप बात करोगे, अपने फैमिली मेंबर में किसी के साथ, वो यही 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक? रिस्पॉन्स जो होता है, इसका जो 3rd स्टेप है, सेंडिंग मैसेज मशीन भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। एनालाइजिंग मशीन भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। रिस्पॉन्स, यहाँ पे मशीन थोड़ा सा कमजोर है इंसानों से, कुछ एस्पेक्ट्स में। रिस्पॉन्स जो होता है, हमारा इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, तभी भी क्वालिफाई एज इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। लेट्स से आप में से किसी ने पूछ लिया कि लखनऊ में, लेट्स से लखनऊ में चावल की कीमत कितनी है या गेहूं की कीमत कितनी है। नाउ दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर कन्वर्सेशन।
तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, राइट, दिस हैज नो मीनिंग, दिस इज नॉट अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ऐसी गलतियां अगर मैं कॉन्स्टेंटली करता रहूं तो आप दो कंक्लूजन निकालोगे, या तो सामने वाला इंसान नहीं है या तो सामने वाला स्टूपिड है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जो होता है वो कोई भी चीज को इंटेलिजेंट बनाता है या नहीं बनाता, दैट्स द ओनली पॉइंट। नाउ लेट्स जस्ट कम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मशीन हमसे अच्छा प्रोसेसिंग कर सकती है, बहुत तेज कर सकती है, बहुत ज्यादा कर सकती है, रिस्पॉन्स में मार खा जाती है। रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए, ह्यूमन की तरह। जैसे आप चैटबॉट से बात करोगे, कोई भी आप आईआरसीटीसी के अभी इस सेशन के बाद आईआरसीटीसी के चैटबॉट में चले जाइएगा और कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि हेलो हाउ इज द वेदर देयर, वो आंसर नहीं दे पाएगी आईआरसीटीसी की जो चैटबॉट है, कोई भी चैटबॉट, क्योंकि वो कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट क्या होगा अगर वो मशीन भी अपने आप को एक एंटिटी मानने लगे, अपनी एक एग्जिस्टेंस मानने लगे, तो वो ये सारे जवाब दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन क्रिएट की जिसको मैंने एक पर्सोना दे दिया कि तुम्हारा नाम रोहन है, तुम लखनऊ में रहती हो, तुम्हारी उम्र 17 साल की। अब अगर आप उससे पूछोगे हाउ इज द वेदर देयर, तो मशीन अपने पर्सोना को देखेगी, मेरा नाम रोहन है, मैं लखनऊ में रहती हूँ, वेदर कहाँ का पूछा जा रहा है, लखनऊ का पूछा जा रहा है। वो ये मानेगी कि मैं मशीन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, या मानेगा कि मैं मशीन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं आइडेंटिटी हूँ। ये बहुत एडवांस स्टेज है, हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एआई पे फिर से आते हैं। साइंटिस्ट लोग ने नोटिस किया कि हमारा जो भी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो 3 स्टेप पे, जो मैंने बता दिया, डिलीवरिंग द मैसेज, सेंडिंग द मैसेज, एनालाइजिंग द मैसेज, गिविंग अ रिस्पॉन्स। दिस वाज द इजी पार्ट। उन लोगों ने देखा कि नेचर ने जो एवोल्यूशन में हम लोग को बनाया है वो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग बनाया है। हम लोग से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई एटलीस्ट अर्थ पे नहीं है। तो हमारा न्यूरल नेटवर्क कैसा है, हमारे जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही जब जब ट्रिगर करते हैं तो ही हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं कोई भी चीजों का, राइट। साइंटिस्ट ने मशीन में इसको ही मिमिक किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बस यही मिमिक होता है। अब मैं आपको लेक्चर नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। मुझे एक लैपटॉप खरीदना था अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, और मेरा लैपटॉप कॉलेज का था जो पुराना हो गया था और चलता नहीं था। क्योंकि मैं डेवलपमेंट करता हूँ, कोडिंग करता हूँ, तो मेरी लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी। मुझे बहुत बड़ा स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा मल्टीमीडिया के लिए नहीं चाहिए, मुझे पिक्चरें देखनी है उसमें। मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो, पहला, और जिसके कीबोर्ड में लाइट्स हो। कीबोर्ड में लाइट्स इसलिए चाहिए, कभी देर रात में घर पे काम करता हूँ तो घर की लाइट जलानी पड़ती है, घर वालों को दिक्कत होती है। तो मेरी ये 2 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी, और प्राइस ऑब्वियसली, कि प्राइस लेट से 50,000 से कम हो या 50,000 तक हो, उसकी कीबोर्ड में लाइट हो, ठीक, और उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो, ठीक, और 50,000 का बजट हो। तो 3 रिक्वायरमेंट्स मेरी मेजर थी। यही टास्क अगर मैं आप लोग में किसी को देता, लेट से मैं बिजी होता, मैं आपको फ़ोन करता और मैं कहता कि डॉक्टर प्रसाद की डॉक्टर जो भी डॉक्टर चाह, आप एक काम करो, मेरे लिए एक लैपटॉप ढूंढ दो जिसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो। लेट से मैं स्पेसिफाई भी करता था जो i7 प्रोसेसर मैंने स्पेसिफाई कर देता, जिसके कीबोर्ड में लाइट हो, और जिसका प्राइस 50,000 हो। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता? आप अमेजोन खोलते, आप फ्लिपकार्ट खोलते, आप दुकान पे जाते, ये 3 रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, और फिर कहते कि भैया ये 3 रिक्वायरमेंट्स में मैचिंग लैपटॉप सारे दिखा दो मुझे। दुकानदार आपके सामने 5-6 लैपटॉप रख देता, ठीक है। फिर आप पूछते कि अच्छा इस लैपटॉप में ऐसा क्या है खास, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक। वो कहता है कि सर इसमें बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है, फीचर जब आपने तीनों दिखाए, तीनों फीचर्स तो है, इसकी बैटरी थोड़ी कम है। अच्छा दूसरे में क्या दिक्कत है? दूसरे में सर स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम है। तीसरे में क्या है? तीसरे में कहता है सर बैटरी और ब्राइटनेस तो ठीक है, वाईफाई की रेंज थोड़ी कम है, वाईफाई दूर से नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तब आप एक प्रॉब्लम में फंस गए। प्रॉब्लम में क्या फंस गए? मैंने आपको जो 3 रिक्वायरमेंट दी, तीनों मशीन उस रिक्वायरमेंट को तो सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन तीनों मशीन के अपने कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। आपने मुझे फ़ोन किया और बोला कि विक्रांत मैं लैपटॉप देखने तो आ गया हूँ, इन्होंने 3-4 लैपटॉप मेरे सामने रख भी दिए, तीनों ही आपकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करते हैं, लेकिन इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के साथ ये कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं, ठीक है। मैंने बोला यार मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ,
आप अपने हिसाब से देख लो, डिसाइड कर लो जो बेस्ट लगे। ये जो शब्द मैंने बोला ना, जो बेस्ट लगे, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल जाते हैं घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। ये एआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जो बेस्ट लगे। अब वहां पे आप अपने आप को एक इंसान की तरह मत ट्रीट करिए, एक मशीन की तरह ट्रीट करिए। या रादर ये कहना चाहिए, अगर एक मशीन होती तो वो अपने आप को एक इंसान की तरह कैसे ट्रीट करती। लेट्स से हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं, लेट्स से मिस्टर जोशी ही मेरा काम करने एक लैपटॉप की दुकान में गए थे, और उसने 5 लैपटॉप रख दिए वो प्रतिभा जो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे, लेकिन सब में अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम थी। एक के डिस्प्ले उतना ब्राइट नहीं था, एक के वाईफाई की वो दिक्कत थी, प्रतिभा मतलब उतनी दूर से नहीं पकड़ता था, एक की बैटरी लाइफ कम थी, एक का बिल्ड क्वालिटी थोड़ी खराब थी, और पांचवे का सर्विस सेंटर्स नहीं मिलते थे। लेट्स से ये पांचों लैपटॉप में 5 प्रॉब्लम्स। अब मिस्टर जोशी ने दिमाग लगाया कि यार विक्रांत ने तो बोल दिया है अपने हिसाब से देख लो, हाँ यूज उसको करना है, लेने उसने मुझे भेज दिया। अब मैं कौन सा लैपटॉप लेके जाऊं जो विक्रांत रिजेक्ट ना करे, एक्सेप्ट कर ले, रादर खुश हो जाए कि हाँ ये बहुत बढ़िया ले आया। अब वो क्या दिमाग लगाएंगे? अच्छा करता क्या है, वो कोडिंग करता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ट्रैवलिंग का जॉब होगा, कमरे में रूम में बैठ के कोडिंग करता होगा। तो बैटरी कम भी चलेगी तो चार्ज पे लगा लेगा, कोई बात नहीं। डिस्प्ले डिस्प्ले में क्या, उसको बहुत ज़्यादा मूवीज़ तो देखनी नहीं, ठीक, मूवीज़ तो बहुत देखनी नहीं, नॉर्मल कोडिंग करनी है, तो डिस्प्ले थोड़ा ठीक भी होगा तो चलेगा, ठीक। तो डिस्प्ले वाला भी अंदर आ गया उनके कंसिडरेशन में। वाईफाई, हाँ भाई वाईफाई की दिक्कत हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उसका कमरा है थोड़ा दूर है, और जहाँ वाईफाई लगा है थोड़ा दूर है, वाईफाई डिस्टर्ब होगा तो लैपटॉप ले जाना बेकार है। तो उन्होंने वाईफाई वाले, जिसका वाईफाई थोड़ा वीक था, उसको हटा दिया, ठीक। सर्विस सेंटर की दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है कल को लैपटॉप दिक्कत दे और इसका सर्विस सेंटर दिल्ली में, वहां जाना पड़े, जितने का लैपटॉप नहीं उतना खर्चा, उसको भी हटाओ। कम तो चलाएगा ऐसे करके इन्होंने एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया और मेरे लिए 3 लैपटॉप शॉर्टलिस्ट किए। अब उस 3 के अंदर फिर से यही साइकिल रन करेंगे, ठीक। ये करके एक चॉइस ही लैपटॉप करके लेके आएंगे जो कि बेस्ट चॉइस होगी इनके हिसाब से। अगर ये इंटेलिजेंट बीइंग है तो इनकी चॉइस से मैं एग्री करूंगा। ये मुझसे बोलेंगे देखो बाकी सब में ये दिक्कत थी, इसमें ये दिक्कत नहीं है, इसमें एक दिक्कत हो सकती है कि बैटरी थोड़ी जल्दी उसकी डिप्लीट हो जाए, तो उसको चार्जिंग पे लगा देना अपने घर के पास, अपने रूम के पास। मैं बोलूँगा हाँ ये चल जाएगा। ये डिसीजन एक इंसान ने ले लिया क्योंकि इंसान को सर्कमस्टेंशियल इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करना आता था। ये डिसीजन मशीन के लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने मशीन को 3 रिक्वायरमेंट लिख के दी, मशीन ने देखा कि पांचों मशीन में तीनों रिक्वायरमेंट्स, पांचों लैपटॉप में वो तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही। अब वो चॉइस ही नहीं ले पाएगी क्योंकि उसको सर्कमस्टेंशियल डाटा पॉइंट को मेरे यूजेबिलिटी से कनेक्ट करना नहीं आता। दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, व्हेन अ मशीन स्टार्ट्स टू मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर लॉजिकल and relates to the need, that is artificial intelligence। आप मशीन से पूछो कि लखनऊ में कैसा टेम्परेचर हो रहा है, वो आपको ये ना बताए कि दिल्ली में कल बारिश हुई, राइट। वो ये समझ जाए कि अगर आदमी लखनऊ का टेम्परेचर पूछ रहा है, वो ये भी समझ जाए कि हो सकता है इसकी कोई लखनऊ की फ्लाइट हो, ठीक है ना। दिस इज एन इंटेलिजेंट मशीन। तो दिस इज इन डिटेल व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, राइट। ये हम लोग करते कैसे, बेसिकली हम लोग मशीन को खूब सारे डेटा से ट्रेनिंग देते हैं। तो कोई भी मॉडल है, मतलब मशीन नहीं कहना चाहिए, मॉडल कहना चाहिए। हम मॉडल बनाएंगे, लेट्स से मुझे मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है। यही लैपटॉप वाला एग्जांपल लेते हैं कि मैंने बोला यार मैं एक स्टार्टअप डालूंगा, लोगों को लैपटॉप खरीदने में बहुत दिक्कत होती है, हाँ, मतलब जो खास करके 50s के ऊपर है उनको समझ में नहीं आता कि आईफोन लिया कि i7 लिया जाए कि i3 लिया जाए। कुछ रिटायर्ड लोग हैं, उनका है कि यार मुझे बस फेसबुक चलाना है लैपटॉप में और मूवीज देखनी है। कुछ स्टूडेंट है, तो मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाता हूँ जो आदमी और एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाता हूँ कि आदमी उस एप्लीकेशन में आए, अपनी रिक्वायरमेंट्स डाले, मशीन उसको फट से रिकमेंड कर दे कि भैया आप ये लैपटॉप ले लें, आपके लिए परफेक्ट लैपटॉप है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना होगा, आपको मुझको 12 घंटे लगाने होंगे। अच्छा मैंने 3 शॉर्ट लिस्ट करके रखा है, अब इसका रिव्यू पढ़ता हूँ, ये सारा काम मेरा एप्लीकेशन कर देगा, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन, या यही सब कंपनीज करती है। जिन कंपनीज के लिए मैं काम करता हूँ वो ऐसी ही प्रॉब्लम को देखती हैं
हेल्थ केयर में फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था लोन पे, किसी इंसान को कितना लोन देना है, ये प्रॉब्लम लैपटॉप की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी एज कितनी है, लोन चुका, उसका पास्ट लोन रिकॉर्ड्स कैसे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हमें कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है, मशीन बता देगी कि इसको कितना लोन तक दिया जा सकता है ताकि सेफली रिकवर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग फिर से लैपटॉप की प्रॉब्लम पे लौटते हैं और देखते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बिजनेस स्टार्टअप डालूंगा। स्टार्टअप क्या रहेगा कि एक एप्लीकेशन बनाऊंगा जो लोगों को लैपटॉप रिकमेंड करे, और जो भी लैपटॉप यूजर्स होंगे मेरे एप्लीकेशन पे आएंगे, उनसे 100 रुपये ज्वाइनिंग फीस लूंगा, इससे मेरा प्रॉफिट निकलेगा, बाकी मैं उनको लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस दूंगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने मॉडल को, जो एप्लीकेशन में कोडिंग कर रहा हूँ, उसको मैं ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा। ट्रेनिंग कैसे दूंगा, डेटा सेट से। डेटा सेट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, या तो मैं थर्ड पार्टी से डेटा परचेस करूंगा, और यही रीजन था जो पिछले वाले पॉइंट से हम लोग कनेक्ट करते हैं कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आपके डेटा में इंटरेस्टेड क्यों है। आप चाइनीज खाते हो कि आपको पीली शर्ट और नीली शर्ट पसंद है, ये वो लोग इसीलिए चाहते हैं ताकि ये डेटा को या तो वो सेल कर सके या तो अपने कोई प्रोडक्ट में कभी यूज कर सके। दैट्स द ओनली रीजन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे जो कार इंश्योरेंस में काम करती थी। मैं आपको लखनऊ के सारी गाड़ियों के नंबर दे दूं, उस गाड़ी के ओनर का नाम दे दूं, ये डाटा आपके लिए किसी काम का नहीं। अगर इतना मोटा मैं आपको कागज दे दूंगा, इसमें सब प्रिंट आउट रहेगा, आप उसको रद्दी की तरह इस्तेमाल करोगे, शायद हो सकता है फेक भी दो। बट ये इंफॉर्मेशन अगर किसी कार इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाती है, उसके लिए इंफॉर्मेशन लाखों या करोड़ों की है। वो उनके पास नाम है, नंबर है और डिटेल्स है, वो सबको मैसेज डालना शुरू कर देंगी कि आप ना इंश्योरेंस हमसे रिन्यू कराओ, हमसे रिन्यू कराओ, हमसे रिन्यू कराओ। जो आपके पास स्पैम मैसेज आते हैं कि हमसे रिन्यू कराओ, हमसे रिन्यू कराओ। अगर 1 लाख लोग में 1% भी कन्वर्ट हो गया, लेट से 100 लोग में भी एक आदमी कन्वर्ट हो गया जिसने 3 लाख का इंश्योरेंस करा लिया, तो कंपनी के पैसे निकल आए। तो जो डेटा आपके लिए यूजलेस था वो किसी कंपनी के लिए यूजफुल बन गया। अब वापस एआई पे आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जो लोग को लैपटॉप रिकमेंड करेगा। अब ये बनाने के लिए मुझे एक, जैसे मिस्टर जोशी गए थे और उन्होंने अपने न्यूरॉन्स को यूज किया। अब न्यूरॉन्स तो मैं मशीन में नहीं लगा सकता, मुझे एक न्यूरल नेटवर्क बनाना होगा। मैं एक पूरा न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करूंगा। पूरे न्यूरल नेटवर्क में मैं जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, जितने भी डेटा पॉइंट हो सकते हैं, 5 साल के बच्चे को कैसे लैपटॉप की जरूरत है से लेकर के 80 साल के आदमी को कैसे लैपटॉप की जरूरत है, किसी को लैपटॉप में वेब कैमरा चाहिए तो किसी को नहीं चाहिए, सारा डेटा मैं फीड करूंगा उसमें। जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उस मॉडल की। ये मॉडल बन गया, इस मॉडल को मैं सर्वर पे डिप्लॉय कर दूंगा, मेरा एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा और काम होने लगेगा। लोग आएंगे, लोग कहेंगे यार वहां से जाकर के लैपटॉप रिकमेंडेशन लो, वो तुमको मेहनत ही नहीं करनी, तुमको अपना यूज लिखना है, क्या यूज करना है, अपना बजट लिखना है, वो तुमको ऐसा लैपटॉप रिकमेंड करके देगा कि तुम खुद भी 10 दिन ढूंढोगे तो मुझसे अच्छा नहीं ढूंढ पाओगे। ये काम करता है एआई बस। और एआई का बैकबोन होता है डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स जितने ज्यादा मिलेंगे उसको, उतना एफिशिएंट वो आउटकम देगा। और मेरा जहां पे रोल आता है वो आता है इस एप्लीकेशन को बनाने में और मशीन को ट्रेनिंग देने में कि सही आउटपुट दे। पहले दिन से, ये मत जानिए कि वो पहले दिन से सही आउटपुट देना शुरू कर देगी, उसको बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और ट्रेनिंग ही उसको जो हम लोग देते हैं वो हम लोग इंसेंटिव बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। जितनी बार मशीन सही आउटकम देती है उतनी बार, जैसे हम लोग बच्चों को इंसेंटिव देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे और एआई मशीन में ज्यादा अंतर नहीं है। 5 साल के बच्चे की अगर आप इंटेलिजेंस कंपेयर करेंगे एक छोटी एआई मशीन से, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही पाएंगे। जब आप मशीन को इंसेंटिवाइज करते हैं, ये तुमने सही आउटकम दिया, इसमें तुम्हारा रिवॉर्ड पॉइंट है, तो मशीन उसको इंसेंटिवाइज करके वो गलतियां जो उसने की होती है फिर उसको रिपीट नहीं करती, क्योंकि मशीन को पता होता है कि इसमें पेनल्टी है। हाँ, बच्चों को हम लोग टॉफी चॉकलेट देते, मशीन को हम लोग कोई फिजिकल रिवॉर्ड नहीं देते, बट मशीन को हम लोग रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ही रहते हैं कि जो सही वैल्यूज होती है खाली उसी को डेटाबेस में हम लोग पास करते हैं। डेटाबेस में खाली सही वैल्यू को ही स्टोर करते हैं। तो मशीन अपने आप सीखने लगती है कि यही सारी वैल्यूज तो स्टोर हो रही हैं, इसके अलावा मैं कोई वैल्यू रिकमेंड ही नहीं करूंगा, या मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगी, ये स्टोर नहीं होगी। तो हम लोग ऐसे करके इंसेंटिवाइज करते हैं।
अब एक केस जो मैंने सोचा था मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे, ठीक। वो हम लोग बात करते हैं लोन का। लेट्स से मैंने एक एआई की मशीन बनाई, एआई का सॉफ्टवेयर बनाया जो कि लोन देगा लोगों को। मैं नहीं चाहता कि मेरे बैंक में कोई लोग आए तो उसको पूरा पूरा फॉर्म भरना पड़े लोन के लिए और इतना बहुत ज्यादा मेहनत हो उनको। मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। एक सेकंड, एक सवाल, छोटा सा सवाल पूछना। श्योर श्योर श्योर। आपने कहा कि खुद आप बनाते हैं, तो will you come up as a separate like chat GPT? There will be another company like what you are working for? Yeah, few companies which have already appeared like chatbot and some 2-3 Bing and others. Will they will their number go on increasing as more and more specific objective related companies keep on getting born? The latter one is true, right, to a great degree, and we have been seeing a great surge. अच्छा, चैटबॉट क्या था? चैटबॉट, ये जो आपने चैट जीपीटी was a market disruptor. हम लोग के लिए अभी चैटबॉट आप लोग के लिए फेमस हो रहा है, ये हो रहा है। चैटबॉट पे काम इन्होंने सन 2008 में शुरू कर दिया था। रादर उसके पहले काम तो उसके पहले शुरू हो गया था, मॉडल्स बनाना 2008 में। 8 से लेकर के 22 तक इसको लर्निंग कराई है, और मशीन की लर्निंग रेट इंसान की लर्निंग रेट से बहुत ज़्यादा होता है, 1000 गुना ज़्यादा होता है, लाख गुना ज़्यादा होता है। तो एक करीबन 10-12 साल ही मशीन ने 13 साल लर्निंग की है, तभी इसने दुनिया को वाव कर दिया। रादर इसका मेथड ऑफ ऑपरेशन बहुत सिंपल है। क्रॉलर यूज़ करता है ये, जो वेबसाइट से सारी वेबसाइट से, दुनिया की जितनी भी ओपन वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है और यूज़र के साथ शेयर कर लेता है, बस दैट्स इट। दैट्स द ओनली प्रिंसिपल। And then you have to buy all this data, is it? Most of it is available online, and sometimes yes, you do have to buy. But chatbot में AI जो आता है, वो जब आप उससे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछोगे तो टेक्निकल आंसर्स भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्ट करके जिसे शो कर देना इज नॉट AI। डेटा कलेक्ट करके वही जो कोरिलेशन मैंने बोला था ना, AI 2000 चैट जीपीटी 2008 से लेकर के 2020-22 तक उन्होंने इसी पे काम किया कि हमारे पास इतना डेटा है, उसको कोरिलेट कैसे करें। अगर कोई मुझसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर थेरेपी में ये वाला ड्रग्स इस पेशेंट पे यूज होता है कि नहीं, और अगर इसका डेटा हमें नेट से मिला है, इसकी रिसर्च पेपर्स हमें नेट से मिले हैं, तो हमें उसको कोरिलेट करके आंसर देना है। हमें उससे खाली रिसर्च पेपर नहीं दिखा देना है, देखिए रिसर्च पेपर पढ़िए, खुद निकाल लीजिए आंसर। हमें उसे कोरिलेट करके आंसर देना है। तो पॉइंट इज, चैट जीपीटी ने इस मॉडल पे ज्यादा काम किया कि हम लोग डाटा तो हमारे पास इतना उसको कोरिलेट करे। जो एग्जांपल मैंने जोशी जी के साथ आपको दिया था कि लैपटॉप लेने तो वो पहुंच गए, लेकिन कौन सा लेना है ये कोरिलेशन उनको खुद करना होगा, मेरे यूजर पर्सोना को ध्यान में रखें। I was talking about the loan example, but I guess we can open ourselves to question, and I can slide that loan example in between. किसी के पास AI पे कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए, वरना मैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ AI पे जाऊंगा। अमृता अधिकारी, यू वांट टू आस्क समथिंग? अमृता अधिकारी यूएसए से जुड़ी हैं। अमृता अधिकारी, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir, I don't want to ask anything. I'm just enjoying the explanations, and I'm learning so much that I needed to know. Thank you. Thank you so much. Thank you. अजय जी विद्वान आए हुए हैं। अजय कुमार जी, आप पूछना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? सिद्धार्थ अपने हाथ रेज किए हैं। सिद्धार्थ क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। AI पे जो भी पूछना है आपको, जितना भी डिटेल क्वेश्चन पूछना है और जितना भी ऊपर वाला सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आस्क। कि AI काम कैसे करता है ये भी पूछना है तो मैं यहाँ से भी समझा सकता हूँ। Sir, is the coming years, by next 5 years, we are going to face a revolution? First point. Second point is my personal. Are we going to see a revolution? Please don't call me sir. Please call me Vikrant, please. The second point is my personal. My son, he's studying in BITS Pilani. He's doing his dual MSc chemistry plus chemical engineering. But every time he writes coding for the chat GPT,
is he doing the right thing? Because whatever coding he is giving them, whichever code they are approving, he's getting $1 each. These are two questions, sir. Okay, so correct me if I'm wrong. Your first question is, are we going to see a revolution? Yes, sir. We are in the middle of a revolution. जब मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह, my biggest fear is not losing business or having a bad client review. My biggest fear is me being replaced by a product manager that is a machine, that doesn't take holidays, that doesn't want any salary, that doesn't fall sick, that has infinite working hours of capacity. कितना भी घंटे आप उससे काम करा लो. So we are in the middle of a revolution. Yes. And this is a terribly big revolution that is going to stay for at least 8 to 10 years, at least. AI के implementations are enormous. Healthcare से लेके, loan से लेके, banking से लेकर के, anywhere you can think of. Architectures, like architects से लेकर के, anyone you can think of. So there are two options. जब भी ऐसा कुछ revolution हुआ है, दो ही चीज हुई हैं. Either mankind has collaborated with the revolutionary and survived, or mankind has fought against it. दो ही चीज हुई है revolution में, right? Be it any revolution. We cannot fight the AI wave. हम लोग AI से नहीं लड़ सकते. It's faster, better, stronger, smarter, everything. The only सर thing मेरा क्वेश्चन है सर, छोटा सा. please call me विक्रांत सर. आप मेरे से हाँ, बड़े, मैं जैसा आपको मान लीजिए सर, कंप्यूटर है, अभी कंपटीशन वो कर रहा है. ये एआई आवाज ऐसा ना हो कि ह्यूमन को वो रिप्लेस ही कर दे. जरूरी नहीं है मैं ह्यूमन. इस पे आ रहा हूँ. सिद्धार्थ सर का एक क्वेश्चन रह गया था कि योर सन इज राइटिंग कोड्स फॉर चैट जीपीटी, राइट? Yes, sir. So I'm not really sure if he's writing for the company or if he's getting his codes written by ChatGPT and using it in his college. No, he's writing code for them because he has been appointed as a consultant with them. Okay, then that's pretty good. That's pretty good. I would also encourage if he can go for a degree in computer science or at least in programming, if not a full time, then at least a part time degree, and mature into computer science and programming. He's taken a course in the BIT Pilani again in the computer science. Sure, that's minor course. Yeah, that's fine. So if he's writing codes for ChatGPT, that's great. Yes, that's pretty good. We had a question from I guess Gopal Pandey ji. He said, इंसान को replace कर सकता है कि नहीं? Short answer, yes, कर सकता है. हम सबको replace कर सकता है. Under various capacities. ऐसा नहीं होने वाला कि रोबोट्स चलने लगेंगे सड़क पे और मशीन हो जाएगा सब कुछ. ऐसा नहीं होने वाला. If you're thinking, ऐसा डिस्टोपिया नहीं आने वाला. डिस्टोपिया मतलब कोई ऐसा क्या कहेंगे, एपोकैलिप्टिक की मशीन हम लोग से काम करवाएगी, हम लोग उसकी गुलाम बन जाएंगे. ऐसा नहीं होने वाला. If that's what you're thinking. Yes, we are looking at a क्वेश्चन ये है कि इसे क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड्स को भी पकड़ सकती, जैसे ये झारखंड के कुछ एरिया से ये लोग किसी भी रिकॉग्नाइज या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे अपना नंबर डालते हैं और उसके बाद फिर ये लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं कि आप ये करिए. तो ऐसा कुछ कर सकती है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ पकड़ सकती है. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं आप कैसे ट्रीट करिए? आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है. ट्रीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक अ कार. एक गाड़ी होती है ना, कार. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेन, बट इमेजिन दिस इज अ कार. एंड इमेजिन द वर्ल्ड एज अ हाईवे. एक हाईवे है. इमेजिन द कार मूविंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. मतलब 140 150 की स्पीड पे कार चल रही है. You would feel very safe if that car is a car of a policeman, of a cop, right? You would feel safe कि चलो पुलिस की गाड़ी है, बगल से जा रही है तेजी से, मतलब police is responding very fast. That's good. That car is for the benefit of the society. Imagine that car to be a rogue person. How much damage it can do if it hits someone or something at a speed of 140. AI ऐसा ही वाइड टूल है सर.
एआई का कुछ गुड और कुछ बैड एस्पेक्ट नहीं है, किस इंटेंशन से उसको यूज किया जा रहा है, दैट्स द ओनली एस्पेक्ट। आप मुझसे ये कह रहे हो कि एआई स्कैमर्स को पकड़ सकता है कि नहीं, डेफिनेटली पकड़ सकता है। देयर इज अनदर डार्क साइड ऑफ एआई एंड इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद अराउंड 95% ऑफ एक्यूरेसी कि एआई आपकी टाइपिंग के पैटर्न से आपके आपके पूरे पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है। तो एआई इज लाइक अ गन, पुलिस या आर्मी के हाथ में है तो इट्स फॉर द नेशन, प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ द नेशन। किसी टेररिस्ट या किसी रोग एलिमेंट के हाथ में है देन इट्स अ मर्डर वेपन। एआई का खुद का कुछ इसमें नहीं है। वही जो मैंने बोला ना, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं मॉडल्स को, ट्रेनिंग देते हैं। मैं एज अ ट्रेनर अगर मॉडल को खराब ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं, then that model will become rogue, वो गलत काम करेगा। And imagine the resources the AI has, a good AI would have access to all the information, access to all the education, access to all the data that mankind has ever created, because it's already there on the internet. It can access everything. एंड जैसे मैंने बताया उसकी लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट है, सो यू कैन नॉट आउटविट हिम, आप उससे तेज नहीं कर सकते कुछ। सो एआई के साथ प्रॉब्लम यही है, जस्ट लाइक इंटरनेट, ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ये यूजर के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज कर रहा है। Thank you. It's terrible. It's what you have said just now is catastrophe. Maybe, but it can. So imagine this, and I also used to have an argument regarding this. One day, a thought occurred to me. What if कि हमारे पास कैंसर का क्योर हो? And I'm saying this right now very seriously. What if हजारों मेडिकल रिसर्च पेपर्स लिखे गए, राइट? हजारों की संख्या में हर साल लिखे जाते हैं मेडिकल रिसर्च पेपर्स, कैंसर के ऊपर ही हजारों लिखे जाते हैं, राइट? हमारे पास वो टूल्स नहीं है जो 1997 में रिसर्च पेपर जो कैंसर के ऊपर लिखा हो और 2023 में कोई पेपर लिखा हो, उन दोनों को कनेक्ट करके एक सोल्यूशन दे पाए। नो ह्यूमन बीइंग कैन गो थ्रू ऑल द पेपर्स एवर रिटन ऑन कैंसर टिल नाउ। AI can do that. AI can just go through all the research papers written, connect the dot as Mr. Joshi connected the dots for my laptop. It could connect the dot, come up with a radical solution of cancer, and we'll have a solution to cancer through AI. I would not call it a catastrophe under any circumstances. No, certainly not. But the intention of that AI was to be used for greater good. What if the AI goes rogue and tries to mimic human voices, which it can do very easily, not to a great accuracy, but yes, it can mimic human voices. Or what if it doesn't even need human voices? What if it can approve, मतलब आपके सिस्टम में आ गया वो, and it approves a transaction by its own, आपके अकाउंट से उसने ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दिया। इट हैज योर फिंगरप्रिंट्स, so आपके सिस्टम में आपका फिंगरप्रिंट स्टोर होता है, आपके मोबाइल में, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, आपका पासवर्ड स्टोर होता है। एआई को पासवर्ड पता है, वो आपके मैसेजेस भी पढ़ सकता है, उससे ओटीपी। आप लोग ने सबने वो कैप्चा देखा होगा ना, क्लिक इफ यू आर नॉट अ रोबोट ऐसे करके। Yes. सबने सब लोग Normally they ask, they give captcha. कैप्चा या इमेज टाइप, हाँ कैप्चा नहीं, सबने वो इमेज वाला दिया होगा ना, क्लिक इफ यू आर नॉट अ रोबोट, सबने किया होगा आई गेस। Yes, sir. ठीक है। Now, has it ever occurred to you कि AI इतना एडवांस हो गया है, क्या वो जाके वो क्लिक नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है क्लिक। AI को अगर आप AI बॉट को बैठा दो, उसके लिए वो उसको पता है आर यू नॉट अ रोबोट पे, क्लिक इफ यू आर अ ह्यूमन या जो भी वो आता है, वहाँ क्लिक करना AI के लिए 1 सेकंड का काम है। बट AI करता क्यों नहीं है? AI करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। गूगल को, अमेज़न को, माइक्रोसॉफ्ट को मतलब ही नहीं है उस क्लिक से, एंड दिस इज द पॉइंट, एंड यू कैन गूगल इट और यू कैन वॉच अ वीडियो ऑफ इट। उनको मतलब नहीं है कि आप आई एम अ ह्यूमन पे क्लिक कर रहे हो, उनको दे डोंट केयर अबाउट इट। वो ट्रैक करते हैं आपके माउस का मूवमेंट, ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स का माउस का मूवमेंट ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा नहीं होता है, थोड़ा कर्व, क्रूकेड, टेढ़ा मेढ़ा होता है हर ह्यूमन बीइंग का, हर ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द ग्लोब। एकदम पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट कोई नहीं करता। एआई यही नहीं कर पाता है। एआई मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट करता है, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, माउस को कैसे जाना चाहिए, शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन देम। वो सोच ही नहीं पाता है कि घुमा फिरा के लाओ, ऐसे करो, क्योंकि उसके मैथमेटिकल मॉडल में ये डाला गया है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन।
तो गूगल जो आपसे आई एम ह्यूमन क्लिक कराता है, इट डजंट केयर कि आपका माउस कैसे जा रहा है, या इट डजंट केयर कि आपने आई एम ह्यूमन पे कब कितनी देर बाद क्लिक किया, 1 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड। ऑल इट केयर्स इट कि आपके माउस का पैटर्न कैसा है। और जब कभी गूगल कंफ्यूज हो जाता है तो आपको 2-3 सक्सेसिव इमेजेस देता होगा कि रेड लाइट पे क्लिक करिए, ट्रैफिक पे क्लिक करिए, गाड़ी पे क्लिक करिए। वो उसको अगेन गाड़ी और रेड लाइट से मतलब नहीं है, उसको आपके माउस के पैटर्न को ही ऑब्जर्व करना है कि ह्यूमन है कि मशीन है। मशीन होगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन में माउस, ह्यूमन होगा तो थोड़ा बहुत तो कहीं कर्व लेकर के माउस चलेगा। दैट्स इट। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर एआई का कोई वायरस अच्छा, आपके one सिस्टम पे more आ गया question I तो have to ask you. This is about the robotic surgery. Is it depend on the artificial intelligence or something different? there are two types of robotic surgeries. First is robotic assisted surgeries, sir, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलो, या फर्स्ट इज रोबोट, या फर्स्ट इज रोबोट, हेलो, ओके। सो फर्स्ट इज रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रोबोट्स जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं, जैसे हर सेकंड वो स्कैन लेते रहेंगे, आपका एक्सरेज लेते रहेंगे, एमआरआईज करते रहेंगे। जी हाँ, डॉक्टर जी। के पास रिपोर्ट्स आती रहती है उनके टैबलेट पे, उनके आईपैड पे, कि अच्छा अभी ये है। दूसरा होता है फुली रोबोटिक सर्जरी, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो। तो कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, Okay. लेकिन हाँ, इन द फ्यूचर इट माइट बी, Thank इन you. द Thank फ्यूचर you. इट माइट बी। तो fully robotic surgeries are not possible. Sir, can I come in? Yeah, please, please. I'm so sorry I missed your hand. Please don't call me sir. Call me Vikrant. Okay, in the AI already started implementing in the hospital industry. Now, whatever we have seen the presently, that the MBBS doctor seats are maximum, whereas the PG seats are very less. So, in the coming years, the doctors, those who have first MBBS, are their job will be in the stake because of the. Doctors, I would say doctors, right? Lawyers, and few more professions would be the last to be replaced by AI, because that has a reason. AI अभी बहुत infant stage में है। AI इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन करना, AI ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करने में बहुत पीछे है अभी। रादर अगर आप कंपेयर करेंगे तो AI का इंटेलिजेंस ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में कॉकरोच जितना होगा, मतलब जितना कॉकरोच का इंटेलिजेंस होगा, एक रिटार्डेड माउस का, चूहे का जितना वो होगा। AI कॉम्पिटिशनल चीज़ों में बहुत आगे है, कैलकुलेटिव चीज़ों में बहुत आगे है, प्रिडिक्टिव बिहेवियर में बहुत आगे है। तो जो भी चीज़ें प्रिडिक्टिव है नेचर में, जो भी जॉब प्रिडिक्टिव है, कैलकुलेशन कॉम्पिटिशनल है, अकाउंटेंट का जॉब, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब जो मैं हूँ, ठीक है, डेवलपर का जॉब, ये सबको खतरा है। ह्यूमन जो जो एचआर होते हैं उनका इट इज़ वेरी हाई रिस्क एचआर के लिए, क्योंकि एचआर 80% जो जॉब करते हैं पेपर वर्क करते हैं, 20% हायरिंग करते हैं। तो हायरिंग वाला पार्ट इज ओके, बट वट एवर द पेपर वर्क इज, सैलरी बनाना, बिल वाउचर्स देना, जो भी पे स्लिप्स देना, हॉलीडे अप्रूव करना, एआई वुड बी एबल टू डू। यस अमृता, आई कैन सी योर हैंड प्लीज मैम। I wanted to ask you, Vikrant, do you foresee a digital divide based on AI? And do you feel that if students or people who are going to be entering the workforce, if they do not get onto this bandwagon, or rather this knowledge, they will be left behind? I will come back to the argument in a way that which I said earlier. There are only two ways. You can resist it, right? Or you can collaborate with it. Now try resisting WhatsApp, try resisting Google. No matter how technologically antagonistic you are, you would have to use it one way or the other, or you'll have to learn to use it. So there is no point resisting it, right? The only reason is, and it happens with every revolution, as I said, we are going through an, yeah, we are, just so I'm so sorry. Yeah, so students or anyone entering the workforce should at least sit and brainstorm for uh,
Yeah, so sorry, I might have to rush. So yeah, just No quickly worries. to answer your question, for anyone entering any domain of workforce, they need to sit down for at least few days and take a good hard look at the points where AI can come in and make them redundant or useless, and then align with AI. So at least, so AI is not going to replace it like a end all be all thing. It will need a human being that would be doing that AI work. That would be delegating AI to do that. So I would advise, say for example, someone willing to become an HR. So to do AI certifications to manage human resource better, so that she or he becomes the person to handle the AI tools, or at least instruct the AI what to do. Thank you. Yeah. Uh, so I would really request. It's getting a bit late now. If it's okay, if I can drop off the call. I guess I would be dropping off this call then. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much, Vikrant. Thank you, everyone. Thank you. It was Thank the you. most Thank you. amazing talk. Thank you. Thank you. One small वेरी intervention. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आपने बताया। अजय जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अजय जी स्कॉलर, नहीं तो हम अपने विद्वान चंद्रेश्वर खान साहब से कहेंगे। हाँ अजय जी, अजय जी, सबको अजय जी। नमस्कार। हाँ, हाँ सब वक्त मैं अभी दिल्ली में हूँ और यहाँ बेटा बहू के साथ पंडाल घूम रहा हूँ, लेकिन मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा हाँ लगा और हाँ बहुत सारे लोग शामिल हुए इसमें। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आ जाते तो रौनक आ जाती है। चंद्रेश्वर खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमृत बानी से अब इसे क्लोज करें। सभी को धन्यवाद दें। जी विक्रांत जी हैं कि निकल गए? हमको लग रहा है उनको कुछ काम पड़ गया, निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हम लोगों का हट के था और इन चीजों को जानना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चले गए हैं और पहले मैंने नहीं पूछा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ठीक उसी तरह से होगा या है जैसे अन्य ज्ञान आए हैं। ये ज्ञान किसके हाथ में है और उसकी नीयत क्या है, ये उसी तरह से काम करेगा। और इसमें तो आर्टिफिशियल लगा भी दिया गया है। तो अब ऐसे समय में जबकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर रहा है, तो उसको कोप करने के लिए यदि ह्यूमन अपने इमोशन और अपनी नीयत को साफ नहीं रखेगा, तो निश्चित रूप से जैसे दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ में हुआ है कि कभी सोचा गया था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन का बड़ा साधन बन गया है। तो मैं इनको विद्वान वक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने ब्रॉड एरिया को कवर करना एक व्यक्ति द्वारा ये इनकी अपनी विद्वता को भी दिखाता है। और हम लोग भी जो इतने देर तक इस पर शूट में रहे, सारे पूजा पाठ का समय है, लोगों को आना जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का धन्यवाद मैं दूंगा स्पीकर को और पार्टिसिपेंट को भी, क्योंकि महाअष्टमी है। विद्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है, तो दुर्गा सप्तशती में ये वर्णन आता है, और जिसे आज के सारे लोग दुनिया भर के लोग मान रहे हैं, सा विद्या विमुक्ते। जो विद्या हमें अंदर की विमुक्ति दे, स्वतंत्रता दे, शांति दे, वो विद्या है। और यदि वो प्राप्त नहीं होता है, हम विमुक्त नहीं होते हैं, तो वो विद्या नहीं है। वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की जरूरत है। आप सबों को विज्ञान और आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस समागम पर, इस केंद्र बिंदु पर, मिलन बिंदु पर बहुत बहुत धन्यवाद कि दोनों तरह से इसको हम देखें। डिविनिटी विद इन द साइंस, द टाइम हैज कम
when science alone will not be able to do the kind of thing which mankind is supposed to do. So it has to be combined with the inner spirituality. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज तो महाअष्टमी है, कल महानवमी है और विजयादशमी है। इसकी शुभकामनाएं एक साथ। शुभकामना, भगवती में हम लोग रमे रहें और आप सबों को प्रणाम, धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, 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 नमो नमः। बहुत प्रणाम चंद्रशेखर खान साहब को चरण स्पर्श, प्रसाद साहब को चरण स्पर्श, उमेश जोशी जी को प्रणाम और अजय जी को प्रणाम, अरुणेश्वर वर्मा को धन्यवाद। और हम लोग फिर कल अगले शनिवार रविवार को फिर मिलेंगे। विनय शुक्ला जी से रिक्वेस्ट है कि इसका रिकॉर्डिंग दे दें। हम लोग का अच्छा मीटिंग का रिकॉर्डिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा और इसको हम लोग फिर सुन करके अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे। हम लोग ये नॉलेज का आदान प्रदान भगवान की कृपा से, ईश्वर कृपा से, दैवी कृपा से बहुत अच्छी ढंग से कर रहे हैं, सुचारू ढंग से कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे। और हमें आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा लगा। हम लोग इतने सुंदर सुंदर विषय पर और इतने विशिष्ट विशिष्ट लोगों से उनके ज्ञान को हम लोग अर्जित करते हैं, उनको सीखते हैं। ये अवसर शायद ही कहीं मिलता होगा और हम लोग इसको निस्वार्थ रूप से करते रहें, यही हमारी इच्छा है। सभी बुजुर्गों को प्रणाम, विजयादशमी का प्रणाम। और हम लोग फिर अगले शनि रविवार को एक बढ़िया टॉपिक लेके फिर शामिल होंगे। अभी कुछ लोगों से बात हुई है, अब देखते हैं जो भी शामिल हो जाएंगे मैं खबर दूंगा, मैं लिंकेज भेजूंगा। बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। विजया का नमस्कार, सभी को विजया का नमस्कार। धन्यवाद सर।